आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और हम शुरू कर रहे हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी से। जनरल एम्ब्रियोलॉजी में भी हम देख रहे हैं शुरुआती सेल जिसे कहते हैं जाइगोट। और जब हम जाइगोट की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि जाइगोट होता है डिप्लॉयड। तो ये डिप्लॉयड क्या चीज़ है और क्यों ये डिप्लॉयड है? जिस वक्त हम जाइगोट को देखते हैं तो हम कहते हैं 2n। और ये n जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और हमारे शरीर में चाहे कोई भी सेल हो, स्किन सेल हो, मसल सेल हो, बोन सेल हो या जाइगोट हो जिससे सारी चीज़ें बनती हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं। मतलब कि 23 क्रोमोसोम इंटू 2, कहने का मतलब टोटल जो है वो 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम जो है कैसे मिले हमें जाइगोट में? हम देखते हैं कि एक मैच्योर oocyte जो कि मां देती है, उसके पास होंगे हैप्लॉइड क्रोमोसोम यानी 23 क्रोमोसोम। और वो फर्टिलाइज हो रही है पिता के क्रोमोसोम से जो कि मैच्योर स्पर्म में होंगे हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम। तो पिता जो है वो हमें देते हैं 23 क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये गमीट है और ये हैप्लॉइड होते हैं। और माँ जो देती है वो मैच्योर oocyte है और वो भी 23 क्रोमोसोम। इसी तरह से जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास आ जाता है जाइगोट जो डिप्लॉयड है। अब ये जो जाइगोट है ये अंडरगो करता है बहुत सारी माइटोसिस के प्रोसेस को, और हम देखेंगे कि क्या क्या बनता है। मगर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि एक ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ है। अब ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोसिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास होते हैं कुछ ब्लास्ट सेल और उसके पास होती है सिस्ट लाइक कैविटी, इसीलिए इसका नाम हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट में हम ध्यान दे रहे हैं इनर सेल मास की तरफ, और ये है इनर सेल मास। इनर सेल मास में कुछ सेल बनेंगे, उनमें एक का नाम है एपीब्लास्ट। और ये एपीब्लास्ट सेल जो हैं वो बाद में बनाते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो कि फर्स्ट सेक्स सेल है हमारी बॉडी का। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो हैं वो कहाँ से आते हैं सवाल है, और आप कहेंगे वो आते हैं एपीब्लास्ट से। अब ये एपीब्लास्ट जो सेल हैं ये माइग्रेटरी होते हैं, माइग्रेट करते हैं, और इनको पहुंचना होता है जेनेटल रिज तक, क्योंकि जेनेटल रिज में ही होते हैं गोनेट्स, और गोनेट्स में ये बनाते हैं गैमेटोसाइट। हम जो बात कर रहे हैं वो है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की बात की जा रही है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और जो पहला सेक्स सेल है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और वो माइग्रेट कर रहा है। और ये जो माइग्रेशन है उसे पहुंचना है गोनेट्स तक जो बनते हैं जेनेटल रिज में। अब कभी कभी ये जो माइग्रेशन है इसमें दिक्कत आ सकती है और एब्रेंट माइग्रेशन हो सकती है। और अगर एब्रेंट माइग्रेशन हो तो एक ट्यूमर हो सकता है जिसे कहते हैं सैक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा। ये जर्म सेल ट्यूमर है, और ये होता है क्योंकि एब्रेंट माइग्रेशन हुई है, कहीं और ही चले गए ये जो सेल थे, बजाय इसके कि वो जाते जेनेटल रिज पर। अब जेनेटल रिज पर आपने कहा कि गोनेट्स हैं, तो गोनेट्स जो हैं वो हो सकता है टेस्टिस या वो हो सकती है ओवरी। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो टेस्टिस है या ओवरी? अगर वो मेल है तो मेल के पास होता है वाई क्रोमोसोम जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। उसके पास एक शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म, और शॉर्ट आर्म पर एक जीन होता है SRY जीन। तो ये जो SRY जीन है शॉर्ट आर्म पर वाई क्रोमोसोम के, ये डिसाइड करता है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन। और ये जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन है यही बना देगी टेस्टिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक इंडिविजुअल मेल है तो उसके पास है वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम के पास है शॉर्ट आर्म, और शॉर्ट आर्म के पास है SRY जीन, और SRY जीन जो है कोड करता है प्रोटीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग प्रोटीन, जिससे बन जाती है टेस्टिस। फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता तो उनके पास बनती है ओवरी। अब मान लीजिए कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि माइग्रेट कर रहा था वो बना देता है एक गैमेटोगोनियम। और जब आप गैमेटोगोनियम की बात कर रहे हैं तो जैसा हमने कहा वो हो सकता है स्पर्मेटोगोनियम अगर वो इंडिविजुअल मेल है, और वो हो सकता है ooगोनियम अगर वो इंडिविजुअल फीमेल है। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब बाद में हमारे पास बनते हैं या तो oocyte स्पर्मेटोसाइट, और ये भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी oocyte जैसे मान लीजिए या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी है तो 1 डिग्री है और ये मियोसिस 1 में जाता है। तो मियोसिस 1 मतलब ये भी 1 डिग्री की सेल डिवीजन हुई। तो प्राइमरी oocyte हो या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, वो 1 डिग्री सेल है और 1 डिग्री डिवीजन में जाता है, मतलब मियोसिस 1 में जो रिडक्शन डिवीजन है। अभी तक हमारे पास टोटल 2n क्रोमोसोम थे जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मगर
अब नेक्स्ट जो स्टेज आएगी, प्राइमरी जब बन जाएगा सेकेंडरी सेल, उस वक्त आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी सेल है, जिसको कि आप 2 डिग्री सेल कहेंगे, ये हैप्लॉइड हो जाएगा। ये हैप्लॉइड इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शन डिवीजन है और वो रिड्यूस कर देती है क्रोमोसोम नंबर को हाफ, मतलब 2n से 2 सेल मिल जाएंगे, एक्चुअली बाद में 4 बन जाते हैं, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। अब गैमीट जो है वो हैप्लॉइड हैं और वो सेकेंड डिग्री सेल डिवीजन में जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है वो जाता है मियोसिस 2 में, और मियोसिस 2 जो है वो क्रोमोसोम नंबर को चेंज नहीं करती। ये हम एक डायग्राम में भी देखेंगे। तो अब जो है यहाँ पर आपके पास मैच्योर oocyte जिसको आप कह रहे हैं, ये सेकेंडरी oocyte ही होता है। और यहाँ पर अगर आप मेल की बात कर रहे हैं तो मेल के पास होगा पहले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि मियोसिस 1 में जाएगा, फिर वो दे देगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि बाद में हमें देता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से आगे हमें मिल जाते हैं स्पर्म्स। और ये जो स्पर्म हैं, जैसे हमने कहा, ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, ये फादर हमें देगा। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, मदर की बात कर रहे हैं, तो वह भी हैप्लॉइड ही क्रोमोसोम है और ये मैच्योर oocyte या सेकेंडरी oocyte ही आप इसे कह सकते हैं। और जब सेकेंडरी oocyte और स्पर्म का मिलन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो हमारे पास फिर से आ जाएगा जाइगोट और ये हो जाएगा डिप्लॉइड। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल में कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि वो सेल बजाय इसके कि गोनेट्स पर जाते कहीं और ही चले गए, एब्रेंट माइग्रेशन, तो वहां बन जाता है सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा। सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा जो है वो आता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। अब ये सारी जानकारी जब हमने इकट्ठी कर ली है तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो नीट पीजी 2020 में आया था। ये कहता है कि मियोसिस कहाँ पर होती है। मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करती है और ये केवल मिलती है गोनेट्स में। और गोनेट्स जैसे कि हमने कहा हो सकती है टेस्टिस या फिर वो होती है ओवरी। मगर ये ध्यान रखें कि ओवरी में जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या कि oogenesis, क्योंकि वो oocyte बना रहा है, ये बिफोर बर्थ ही शुरू हो चुका होता है। और बिफोर बर्थ ही जो सेकेंडरी oocyte है वो आपके पास आ चुका होता है। ओवरी में अगर आप एट बर्थ देखेंगे तो उसके पास होता है सेकेंडरी oocyte। कहने का मतलब ये है कि मियोसिस जो प्रोसेस है फीमेल में वो तो बर्थ से पहले ही शुरू हो चुका होता है। अब मेल की बात करते हैं। मेल में जब हम देखते हैं टेस्टिस को, तो टेस्टिस में पहले हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, वो गैमेटोगोनियम वगैरह बनाएंगे, मगर ये जो गैमेटोगोनियम है ये अरेस्टेड हो जाता है। और ये जो अरेस्टेड है ये टिल पिबर्टी तक है, मतलब पिबर्टी से पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू ही नहीं होती, मतलब मियोसिस तो शुरू ही नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि एक्चुअल जो मियोसिस है, वो जैसे समझ लीजिए मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 जो शुरू होती है वो प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होती है मेल में। अब मेल में प्यूबर्टी के बाद और फीमेल में बिफोर बर्थ यानी कि इंट्रायूट्रल लाइफ, इससे आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा कि मियोसिस वो पूछ रहे हैं तो वो ओवरी में ही होती है, क्योंकि ओवरी में तो मियोसिस पहले शुरू होगी है इन इंट्रायूट्रल लाइफ। लेकिन अगर मेल की बात कर रहे हैं, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि प्री पिवर्टल टेस्टिस में तो नहीं, आफ्टर पिबर्टी मियोसिस शुरू होती है, तो ये गलत हो गया। और अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं एड्रिनल या हाइपोथैलेमस की, तो ये तो सोमैटिक सेल है, और जो सोमैटिक सेल होते हैं इनके पास केवल होती है माइटोसिस, इनके पास तो मियोसिस होती ही नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन में हम अपना आंसर लगाएंगे ओवरी। और आगे बढ़ते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं एम्स में 2019 से पूछा गया सवाल, अरेंज करो स्पर्मेटोजेनेसिस के सेल्स को एक सीक्वेंस में। हम देख चुके हैं सबसे पहले हमारे पास क्या सेल आता है। देखिए यहां पर जो सेल है, स्पर्मेटिड हो, स्पर्मेटोसाइट हो, स्पर्मेटोगोनियम हो या स्पर्मेटोजोआ है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और इसीलिए हमारा सीक्वेंस यहां पर लिखा गया है। सबसे पहले नंबर 3 क्या, स्पर्मेटोगोनियम। हमने कहा स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डोरमेंट रहता है टिल पिबर्टी। तो पिबर्टी तक तो कोई मियोसिस शुरू होती नहीं, माइटोसिस ही होती रहती है। माइटोसिस होती रहेगी लेकिन मियोसिस नहीं होती। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, मियोसिस है, वो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है। तो पहला सेल आप ये ले लीजिए। उसके बाद आपके पास ये आएगा स्पर्मेटोसाइट। अब हम स्पर्मेटोसाइट की बात कर रहे हैं तो वो पहले होता है प्राइमरी और बाद में बन जाता है सेकेंडरी। उसके बाद कौन सा सेल आएगा,
उसके बाद आपका आएगा स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड जब बन जाता है तो एक प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ही आपको मिलते हैं जिसका नाम है स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ जो है नंबर 4 पर है और 4 पर ही उसे आप सीक्वेंस में ले रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा चॉइस नंबर ए। अब आगे बढ़ते हुए आप ये देखेंगे कि हमारे पास पहले तो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या मान लीजिए प्राइमरी oocyte, और वो होते हैं डिप्लॉयड। तो ये जो सेल हैं, जैसे हमने कहा कि इनको हम प्राइमरी कह रहे हैं, तो 1 डिग्री हैं, और 1 डिग्री सेल जो है वो 1 डिग्री सेल डिवीजन में जाते हैं, यानी कि मियोसिस 1। तो प्राइमरी सेल जो है वो 1 डिग्री में जाता है, और सेकेंडरी सेल जो है 2nd डिग्री सेल डिवीजन में। अब यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें डीएनए डुप्लीकेशन भी हो चुकी है, क्योंकि हर सेल इससे पहले कि वो डिवाइड करे उसको अपनी डीएनए डुप्लीकेट करनी होती है। तो यहाँ पर अगर सेंट्रोमेयर को आप काउंट करेंगे तो 2 ही हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिप्लॉयड स्टेटस है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं जो इनके सिस्टर क्रोमैटिड हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन हो चुकी है, तो हर एक सिस्टर क्रोमैटिड 1 यूनिट ऑफ डीएनए लेकर चल रहा होता है। तो आपके पास 2 यूनिट मेल के पास क्रोमोसोम के पास और 2 यूनिट फीमेल क्रोमोसोम के पास, तो इसको 4n आप कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम तो काउंट आप कर सकते हैं सेंट्रोमेयर से, तो आपके पास 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, एक मैटरनल और पैटर्नल। वैसे तो इस सेल में हम 2 ही क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, इस तरह से 23 पेयर होंगे। अब 23 पेयर आप दिखाएंगे तो भीड़ हो जाएगी, तो आपने उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को ले लिया है, यानी कहने का मतलब कि एक क्रोमोसोम मदर से, एक फादर से, और ये जो सेल होते हैं हमारे डिप्लॉयड सेल होते हैं। अब ये डीएनए डुप्लीकेशन के कारण जो है, सिस्टर क्रोमैटिड आने के कारण जो है डीएनए डबल हो गया है, और 2n 4n। अब जो फर्स्ट डिवीजन होती है उससे मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। ये 50% चांस है कि यहाँ मैटरनल आएगा या पैटर्नल आएगा। और अब जो नेक्स्ट सेल है वो ऑब्वियसली जब आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे ये हैप्लॉइड होगा। अब ये हैप्लॉइड है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मियोसिस जो है रिडक्शन डिवीजन है वो रिड्यूस कर देती है क्रोमोसोम नंबर को, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। लेकिन जो डीएनए है वो 2n होगा, तो n 2n स्टेटस है, क्योंकि ऑब्वियसली यहां से अगर एक यहां गया तो 2n 4n का हाफ यहां भेज दीजिए और हाफ यहां भेज दीजिए, इसलिए n 2n होगा। अब ये कौन सा सेल है जिसे आप दिखा रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं ये सेकेंडरी सेल होगा, आप इसको नाम दे सकते हैं सेकेंडरी oocyte अगर ये फीमेल थी, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर ये मेल था। अब ये जो सेकेंडरी सेल हमारे पास आए हैं यहां दोनों तरफ, ये अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जा रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेल है तो सेकेंड मियोटिक में जाते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड यहां पर सेपरेट हो जाते हैं। ये सेंट्रोमेयर पर ब्रेक होता है और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, सेंट्रोमेयर पर ब्रेक होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो मियोसिस 2 होती है ये जस्ट माइटोसिस की तरह काम करती है, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए अब जो नेक्स्ट सेल आपको मिल रहा है वो आपका होगा 23 क्रोमोसोम के साथ ही, यानी n, और इसका अमाउंट ऑफ डीएनए भी होगा n। तो ये जितने भी सारे आपको गैमीट मिल रहे हैं ये n और n ही होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सेंट्रोमेयर तो एक ही है, और सेंट्रोमेयर से ही काउंट करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड यहां पर सेपरेट हो गए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, तो इसलिए यहां पर यूनिट ऑफ डीएनए भी एक ही हो गया। अब ये जो 4 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम का आप सेल देख रहे हैं, जो गैमीट देख रहे हैं, मेल में क्या होता है आपको 4 ही मिलते हैं, फीमेल में इनमें से 3 पोलर बॉडीज बन जाते हैं और डीजनरेट हो जाते हैं। तो फीमेल में 3 पोलर बॉडीज और एक ही सेकेंडरी oocyte है जो काम का होता है। अब वो जो सेकेंडरी oocyte है वो 23 क्रोमोसोम वाला, उसको फर्टिलाइज कर देता है स्पर्म, जो अपने आप लाता है 23 क्रोमोसोम, और जब ये फर्टिलाइजेशन होती है तो रिजल्ट है जाइगोट, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो री एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसमें देखना यह है कि जो oogenesis है वो थोड़ी अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस की तुलना में, और आप देखेंगे कि ये जो प्राइमरी oocyte है, आप एक निमोनिक याद कर लीजिए pp1p, क्योंकि हमने कहा था इंट्रायूटेरल लाइफ में ही मियोसिस 1 तो शुरू हो चुकी होती है। तो ये जो यहां पर हम प्राइमरी oocyte देख रहे हैं एट बर्थ, अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 अंटिल प्यूबर्टी। ये जो पहला पी है इसका मतलब है प्राइमरी oocyte, और जो दूसरा P1 लिखा है ये प्रोफेज 1, और जो तीसरा P लिखा है ये प्यूबर्टी। यानी कि प्राइमरी oocyte को आप देखेंगे एट बर्थ तो वो अरेस्टेड होता है प्रोफेज 1 में और टिल प्यूबर्टी।
ये जो डॉर्मेंट है ये प्रोफेज 1 के भी एक स्पेसिफिक स्टेज में, क्योंकि प्रोफेज 1 में भी होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन स्टेज या कि डिक्टियोटीन स्टेज जिसे हम कहते हैं उसमें अरेस्टेड होता है। और ये जो है अंटिल प्यूबर्टी अरेस्टेड रहता है। तो प्यूबर्टी पर ऐसा क्या होता है कि ये सेल डिवीजन आगे बढ़ेगी, वहां होता है एलएच सर्च। जो गर्ल है वो प्यूबर्टी पर पहुंची और उसके पास हुआ एलएच सर्च। एलएच सर्च के बाद ही आपको मिलता है सेकेंडरी oocyte, और साथ में रिलीज होती है फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसे हमने कहा था कि वो तो डीजनरेट हो जाएगी, और जो हमारे काम का है वो है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte है तो सेकेंड सेल डिवीजन यानी मियोसिस 2 में जाएगा, और जैसे ही इसमें ये एंटर करता है ये एक नया निमोनिक है M2F। ये M2F क्या कि सेकेंडरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 अंटिल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये सेकेंड अरेस्ट है जैसे हम M2F कह रहे हैं। ये सेकेंडरी oocyte ही जो ओव्यूलेशन में जाता है उस वक्त ये अरेस्टेड होता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई है। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो हम बात करते हैं वो एक रेयर इवेंट होता है, इतना ज्यादा तो देखने में नहीं मिलता, मोस्टली मेंस्ट्रुएशन ही होती है। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन हुई तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद हमें मिल जाता है मैच्योर oocyte, जिसे हम कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड oocyte, और ये जो है अब नेक्स्ट स्टेज में हमें मिलता है सेकेंड पोलर बॉडी। ये ध्यान रखें कि सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमें मिलता है। अब अगर आप कहते हैं कि सेकेंड पोलर बॉडी आप यहां दिखा रहे हैं और ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही मिलता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक रेयर इवेंट है। सवाल यह है कि पहले जो पोलर बॉडी थी वो कब मिली? वो आफ्टर एलएच सर्च, जो कि हमने कहा, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि एलएच सर्च के बाद लेकिन बिफोर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से पहले, कहने का मतलब यह हुआ कि एलएच सर्च जब हुआ उसके बाद ही आपको मिली है फर्स्ट पोलर बॉडी, लेकिन ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है हमें मिलती है ओव्यूलेशन से पहले, मतलब इससे पहले कि सेल ओव्यूलेशन चल जाए। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पोलर बॉडी किस वक्त रिलीज होती है? वो होता है एलएच पीक, और एलएच पीक जो है ये उसके बाद ही आपको ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। एलएच पीक जो है करीब करीब 12 घंटे बिफोर ओव्यूलेशन मिलता है, और जैसे ही एलएच पीक आएगा वैसे ही पोलर बॉडी रिलीज होगी और सेकेंडरी oocyte जो है ओव्यूलेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि फीमेल में जो oogenesis प्रोसेस है उसमें दो अरेस्ट हो रहे हैं, जो कि PP1P प्राइमरी oocyte अरेस्टेड होता है प्रोफेज 1 में अंटिल प्यूबर्टी, प्रोफेज 1 में भी वो डिक्टियोटीन फेज में, और सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में अंटिल फर्टिलाइजेशन। और यहां पर INI-CET नवंबर 2024 का सवाल है। ओवरी में अगर आप बर्थ पे देखते हैं तो प्राइमरी oocyte होते हैं, लेकिन किस फेज में? हमने कहा PP1P। ये PP1P क्या है कि प्राइमरी oocyte जिसकी ये बात की जा रही है यहां पर, ये अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 में। तो प्रोफेज 1 में तो ठीक है, लेकिन प्रोफेज 1 में भी तो आगे हमारे पास स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन और डिप्लोटीन। किसमें? डिप्लोटीन जो है ह्यूमंस में लंबा होता है और इसलिए उसको एक और नाम दे दिया जाता है डिक्टियोटीन। तो डिक्टियोटीन एक बेहतर आंसर है। डिप्टियोटीन अगर नहीं मिले आपको तो आप कह देंगे ठीक है, डिप्लोटीन भी उसका दूसरा नाम है, बेहतर नाम तो डिक्टियोटीन है। अब यहां पर हमें डिक्टियोटीन तो मिल नहीं रहा, इसलिए हम अपना आंसर लगा देंगे डिप्लोटीन। यहां पर ये अरेस्टेड होता है। निमोनिक आप याद रखें PP1P है आपका निमोनिक, तो इसीलिए यहां पर हमने अपना आंसर लगा दिया है डिप्लोटीन। और यहां हम देख रहे हैं कि एक और क्वेश्चन आ गया है नीट PG 24 का, जो पूछ रहा है कि पोस्ट ओव्यूलेशन oocyte कैसा होता है। यहां पर दूसरा निमोनिक लगेगा और हमने कहा M2F। ये M2F क्या है कि सेकेंडरी oocyte जो है अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में जब तक कि वो फर्टिलाइजेशन में ना जाए। यही तो सेल है जो ओव्यूलेशन में भी जाता है और यही सेल है जो फर्टिलाइजेशन में भी जाता है। दोनों ही सवालों में एक ही आंसर होगा और इसीलिए आप अपना आंसर लगा रहे हैं सेकेंडरी oocyte, जो कि अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में ऑफ मियोसिस 2, यानी कि आपका निमोनिक यहाँ पर M2F है, जो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 में अंटिल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो नेक्स्ट सेल स्टेज में जाएगा। आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है यूट्रस, ये रही यूट्राइन ट्यूब और ये रही ओवरी, और ओवरी से एक सेल रिलीज हुआ है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर जब हमने कहा कि ओवरी से एक सेल रिलीज हुआ है सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर हमने कहा M2F, यानी कि
जो सेकेंडरी oocyte होता है वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट होता है जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। अब ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन जो है 12 से 24 घंटे के अंदर ही हो जानी चाहिए, और अगर उससे ज्यादा हो तो सेकेंडरी oocyte जो है डीजनरेट कर जाता है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte था वो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। हमने कहा फर्टिलाइजेशन बहुत ही रेयर है क्योंकि स्पर्म जो है बहुत ही रेयरली हमें मिलते हैं, मोस्टली तो मेंस्ट्रुएशन होता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte था जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसे कहते हैं जोना पेलोसिडा। अब इसका नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पर जोना पेलोसिडा। और जोना पेलोसिडा आप देखें कि यहाँ पर दिखाई जा रही है पिंक कलर में, और ये जोना पेलोसिडा अट्रैक्ट करती है स्पर्म को ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया है, और आप देखें कि एम्पुला में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो केवल एक ही स्पर्म अंदर जा सकता है और बाकी के स्पर्म अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि जो जोना पेलोसिडा है वो प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को। एक जोनल रिएक्शन हो जाता है, और जोनल रिएक्शन तब होता है जब एक स्पर्म अंदर जा चुका है, ऑलरेडी जाइगोट बन चुका है, तो अब आपको बाकी स्पर्म की जरूरत नहीं है, बाकी स्पर्म अंदर नहीं आ सकते। प्रिवेंशन पॉलीस्पर्मी की जोना पेलोसिडा ही करती है, और उसके अंदर एक जोनल रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है जो प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को। ये जोना पेलोसिडा ही प्रिवेंट करती है एब्नॉर्मल इम्प्लांटेशन को भी। तो जब आप यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब में हैं तो जोना पेलोसिडा आप लूज नहीं करते। जोना पेलोसिडा लूज होती है जब यूट्रस में कंसेप्टस आ गया है, तब ही। तो कब होती है वो हम देख लेते हैं, मगर ये जो डे 1 था उसमें हमें जाइगोट मिलता है, और हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये है डे 1 और डे 1 ऑफ लाइफ, जिसमें कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर मिल रहा है जो जाइगोट है। जाइगोट में एक मैटरनल और पैटर्नल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो ये न्यूक्लियस जो है एक मैटरनल न्यूक्लियस होगा और एक पैटर्नल न्यूक्लियस होगा, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो बनाते हैं जाइगोट, और ये डिप्लॉयड स्टेटस अब ऑलरेडी हो चुका है। अब जब आप डे नंबर 2 को देखेंगे तो 2 सेल हो चुके होते हैं, क्लीवेज होता है और माइटोसिस हो रहा है, तो 2 सेल बन गए हैं, ये दूसरे दिन है। और अगर तीसरे दिन देखेंगे तो एक बन जाता है मोरुला, और मोरुला में सवाल आता है कितने सेल, तो आप कहें कि 16 सेल। वैसे तो मोरुला में 16 सेल से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर कोई अगर पूछे कि मोरुला जो 3 दिन में आपको दिख रहा है कितने सेल हैं, वो 16। और एक एडवांस मोरुला जो है वो एंटर कर जाता है यूट्रस में, जो कि चौथे दिन है। और अब अगर आप सेल को गिनेंगे तो ये ऑब्वियसली 16 सेल से ज़्यादा ही होंगे। ये हो सकते हैं 32 या 32 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और यूट्रस में जब जो स्ट्रक्चर एंटर कर रहा है उसका नाम है एडवांस मोरुला। अब आपने कहा कि ये है एडवांस मोरुला जो चौथे दिन यूट्राइन कैविटी में आ चुका है, और इसके पास 16 सेल से ज़्यादा सेल हैं। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आप देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि हमने कहा कि कुछ होते हैं ब्लास्ट सेल और एक होती है सिस्ट लाइक कैविटी, तो ये बन गया है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है? ये 4.5 से 5 दिन के अंदर बन जाता है। और ये जो है अब जोना पेलोसिडा को लूज करता है, क्योंकि इसको शुरू करनी है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती जब तक आप पिंक कलर की ये जो मेम्ब्रेन है रेड कलर की, इसको आप लूज ना करें। तो ब्लास्टोसिस्ट हैच करता है जोना पेलोसिडा से 5वें दिन, और 6ठे दिन तक ये जो है इम्प्लांटेशन शुरू कर देता है। अब आप ये ध्यान रखें कि इम्प्लांटेशन जो है वो वीक लॉन्ग प्रोसेस है, यानी लंबा प्रोसेस है। और मान लीजिए 5 से 6 दिन में ये शुरू होता है और ख़त्म होता है ये जाकर 11वें और 12वें दिन में। तो 1 वीक तो इसको लगता ही है। कुछ फिजियोलॉजी किताबें कहेंगी नहीं जी ये तो 7 से 9 दिन में ही हो जाती है फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन अगर 7 से 9 दिन में हो जाती है वो एक अप्रोक्सीमेशन ही है, इसको आंसर आप लगा सकते हैं, मगर बेहतर आंसर तो आपका रहेगा कि 5वें दिन से 12वें दिन तक एक पूरा हफ्ता लगता है कि इम्प्लांटेशन हो रही है। अब जब आपने ये डिटेल देख ली है तो आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ, जो कि आया था नीट पीजी 2020 में। 2020 में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रही है? तो फैलोपियन ट्यूब में हो रही है, और एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में हो रही है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है यूट्राइन ट्यूब का, और वाइडेस्ट पार्ट भी होता है यूट्राइन ट्यूब का। तो यहां पर हमने अपना आंसर लगा लिया एम्पुला। एक और क्वेश्चन आया है जो कि नीट पीजी 2024 का है, और इसमें आप देखेंगे कि क्या चीज है जो पॉलीस्पर्मी रोकती है। देखिए, जिस वक्त हम पॉलीस्पर्मी की बात करें, मान लीजिए ये है सेकेंडरी oocyte और इसके पास है जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा अट्रैक्ट करी है स्पर्म को, और ये है स्पर्म जब आया, तो जोना पेलोसिडा जब उसको अट्रैक्ट करती है तो ये
पहला जो चीज है वो होता है एक्रोसोम रिएक्शन, और एक्रोसोम रिएक्शन से कुछ एंजाइम निकलते हैं स्पर्म से, और वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं इस स्पर्म के न्यूक्लियस को, ताकि वो जोना पेलिसिडा से अंदर जा सके, क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन करना है सेल का जो सेकेंडरी साइट है। अब ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज क्या होती है कि जिस वक्त जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है oocyte की मेम्ब्रेन से मिले तो होता है कॉर्टिकल रिएक्शन, और कॉर्टिकल रिएक्शन में भी कुछ कैल्शियम रिलीज होगा, कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे। ये एक ट्रिगर है जो कि नेक्स्ट स्टेज आएगी और जिसको हम कहते हैं जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन लास्ट है, और इसके बाद जो जोना पेलिसिडा है जो अट्रैक्ट कर रही थी स्पर्म को, अब स्पर्म को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, और जोना रिएक्शन ही है जो प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी। अब अगर आप कह रहे हैं कि पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करने वाला जोना रिएक्शन है, तो फिर यहां पर क्या आंसर होगा? ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा यहां जोना रिएक्शन। अगर जोना रिएक्शन ऑप्शन में नहीं था तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी कि सी जो है बेहतर आंसर है बी से। मान के चलें कि बी एक ट्रिगर है जो एक्चुअल पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करता है, वो है सी यानी जोना रिएक्शन। और ये भी ध्यान दें कि इवन डी को आप आंसर लगा सकते हैं, खासकर अगर आप लोअर एनिमल्स की बात करें जैसे सी अर्चिन, तो सी अर्चिन में तो ये भी काम करता है, ह्यूमंस में उतना काम नहीं करता, मगर आप कह सकते हैं सी बेहतर है बी से और बी बेहतर है डी से। तो कहने का मतलब तीन आंसर, हाँ यहाँ तीन आंसर हैं, लेकिन पहला आंसर आपका सी होगा। सी अगर ना हो ऑप्शन में तो आप बी लगा दीजिए, और अगर बी भी ना हो ऑप्शन में तो आप डी लगा दीजिए। और ए तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो पॉलीस्पर्मी को थोड़ी नहीं प्रिवेंट कर रहा है, वो तो स्पर्म को अंदर आने में हेल्प कर रहा है। यहां पर बेहतर आंसर आप लगा के रखें चॉइस नंबर सी, और आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखें नीट पीजी 24 का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि गैप कितना है डेज में स्टेज ए और स्टेज बी। तो स्टेज ए यहां दिखाई जा रही है जो फर्टिलाइजेशन है और एम्पुला फेलोपियन ट्यूब में हो रही है। ये हमने कहा कि डे 1 ऑफ लाइफ है, यानी कि जिस वक्त ओव्यूलेशन होता है 24 घंटे के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और लाइफ शुरू हो जाती है, तो डे 1 इसको आप मान लें। और यहां पर दूसरा एरो दिखा रहे हैं बी में, तो इम्प्लांटेशन शुरू हुआ था, ये था हमारा डे नंबर 5 से 6, तो यहां पर इम्प्लांटेशन शुरू हुआ था। ये पूछ रहे हैं कि स्टेज बी और स्टेज ए के बीच में डिफरेंस कितना है। अब यहां अगर डे 5 या 6 है, वहां डे 1 है, तो 6 में से 1 माइनस कर दीजिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा उत्तर हो जाएगा चॉइस नंबर बी, टोटल 5 दिन का अंतर हो जाता है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के शुरुआत में। अब हम आ चुके हैं वीक नंबर 1 से 2 और 2 से 3। आप देखेंगे कि वीक नंबर 1 में तो हो उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि हमने कहा कि कुछ ब्लास्ट सेल हैं और सिस्ट लाइक कैविटी, और वीक नंबर 2 में भी वो ब्लास्टोसिस्ट आता है, लेकिन वीक नंबर 3 में उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वीक नंबर 3 से 8 तक होता है, क्योंकि अगर वो 8 से ज्यादा हो गया यानी वीक नंबर 9 हो गया, तब आप उसे कहेंगे फीटस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एम्ब्रियो जो आप कहेंगे वो वीक नंबर 3 से 8 तक ही है। अगर वीक नंबर 9 से ज्यादा हो गया टिल बर्थ, तो उसका नाम हो जाता है फीटस। अब ये जानकारी लेने के बाद आप देखें कि यह है ब्लास्टोसिस्ट वीक नंबर 1 का, और इसके अंदर आपको एक मिलता है इनर सेल मास, जिसके अंदर होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बनाएंगे एम्ब्रियो, जबकि बाहर की तरफ आपको मिलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफो का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और ये आउटर सेल मास में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, प्लासेंटा बनाने के लिए होते हैं। अब डे नंबर 6 से 8 जिस वक्त वीक 1 वीक 2 में कन्वर्ट होता है, हम देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये 2 सेल टाइप में बदल गए, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये भी 2 सेल टाइप में बदल गए, और ये जो एक कैविटी है वो भी 2 कैविटी में बदल गई। तो वीक 2 जो है वीक ऑफ 2 होता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 2 कैविटी हैं, एक डॉर्सल एमनियोटिक कैविटी, एक वेंट्रल योक सैक कैविटी। और वीक 2 में हमारे पास एक डॉर्सल सेल है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो हैं ये आए हैं एम्ब्रियोब्लास्ट से। सो एम्ब्रियोब्लास्ट जो है डॉर्सली एपीब्लास्ट बना दे रहा है और वेंट्रली हाइपोब्लास्ट बना दे रहा है। तो वीक ऑफ 2 में जो है हर चीज 2-2-2 होती है। यहां पर हमने बाहर के सेल को नहीं दिखाया है जो कि प्लासेंटा बनने में हेल्प करता है, लेकिन जब वीक 1 जो है वीक 2 हो रहा होता है, मतलब डे 6 से डे 8 जब हो रहा होता है, उस वक्त ट्रोफोब्लास्ट भी डिवाइड कर चुके होते हैं सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट में। इसमें जब आप सिंसियोट्रोफोब्लास्ट की बात कर रहे हैं जो वीक 2 में आपको मिलेंगे, जो हमने यहाँ नहीं दिखाए क्योंकि हम एम्ब्रियो को फॉलो कर रहे हैं, प्लासेंटा को नहीं। प्लासेंटा हम बाद में डिस्कस करेंगे।
सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट का क्या है कि सेल मेम्ब्रेन वो लूज कर जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड एक मास सा बन जाता है, और ये जो मास है बाद में एक फिंगर लाइक प्रोसेस बनाता है जो आप कहते हैं कोरियोनिक विल्लाई। फिंगर लाइक मतलब विल्लाई, तो ये बन जाता है कोरियोनिक विल्लाई, और कोरियोनिक विल्लाई से फिर बन जाता है फीटल प्लासेंटा, जिसको कि हम बाद में देखेंगे कि सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट ही है जो इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहा था, और वो जो है सेल मेम्ब्रेन लूज कर जाता है तो सिंसिशियम बन जाता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मास, और वही कोरियोनिक विल्लाई बनाएगा और बाद में प्लासेंटा बनाएगा। प्लासेंटा में साइटोट्रोफोब्लास्ट का भी रोल होता ही है, तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी बन जाता है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी होगा और साइटोट्रोफोब्लास्ट भी होगा, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट भी होगा। लेकिन हम प्लासेंटा की बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो डिवाइड हो गया दो सेल में, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, और ये वीक नंबर 2 है। अब इसमें से जो एपीब्लास्ट है वो थर्ड वीक में चला जाता है गैस्ट्रुलेशन में और 3 जर्म लेयर बना देता है। वो 3 जर्म में पहली जो है वो एंडोडर्म होती है, दूसरी जो है वो मेसोडर्म होती है, और लास्टली जो है एक्टोडर्म होती है। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो एपीब्लास्ट है जो फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी में है, ये जैसे ही हमारा वीक 2 एंड होने वाला होता है, यानी वीक 2 से जब वीक 3 बनने वाला होता है, तो एंड ऑफ वीक 2 ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये एपीब्लास्ट सेल जो हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, और जब ये प्रोलिफरेट करते हैं तो ये बना देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। सो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो कुछ नहीं है, वो यहां पर जैसे आप मान लीजिए और बना देता हूं मैं, ये एपीब्लास्ट जो है वो प्रोलिफरेट कर चुके हैं और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई है। डे 14 के एंड तक ये आ चुकी होती है। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक में जो ये एपीब्लास्ट है ये माइग्रेट करते हैं, जिसको हम माइग्रेट करते हुए दिखा सकते हैं। ये नीचे की तरफ को चले जाते हैं ऐसे वेंट्रल, और जब ये नीचे की तरफ वेंट्रल जाते हैं जिसे हम कहते हैं इनग्रेशन, ये इनग्रेशन कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और जब ये नीचे जाते हैं तो हाइपोब्लास्ट को ये डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो एपीब्लास्ट सेल जो हम देख रहे थे ये प्रोलिफरेट हुए, और जब ये प्रोलिफरेट हुए तो इन्होंने बना दी प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक हमें डे नंबर 14 के एंड में मिलती है, और फिर ये एपीब्लास्ट जो है वेंट्रली माइग्रेट कर जाते हैं जिसे हम कहते हैं इनग्रेशन। ये सारा गैस्ट्रुलेशन का ही प्रोसेस है, वीक 3 में ये होता है, और पहली जो काम है वो है हाइपोब्लास्ट को निकाल दो यहां से। तो क्या कर दो, उसकी जगह खुद एपीब्लास्ट आ गया है, और उस एपीब्लास्ट ने पहली जर्म लेयर बना दी है जो है एंडोडर्म। अब ये एपीब्लास्ट जो है नीचे जाता रहता है, और यहां पर कुछ सेल बन जाते हैं जो मिडिल में है, और वो होते हैं मेसोडर्म। तो पहले एंडोडर्म बनाई उसने, माइग्रेट करा, फिर से मेसोडर्म बनाई, और कुछ एपीब्लास्ट जो ऊपर ही रह गए वो बाद में चेंज हो जाते हैं, अपना नाम बदल देते हैं, और उनके कहते हैं एक्टोडर्म। तो ये सीक्वेंस है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर की सारी जर्म लेयर आती एपीब्लास्ट से ही है। प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, और वीक नंबर 3 में होता है, और 3 जर्म लेयर बन जाती हैं। अब इसी में एक सवाल आ गया है INICET नंबर 24 का, कि जब पहला माइग्रेशन हो रहा था एपीब्लास्ट का प्रिमिटिव स्ट्रीक में, जो कुछ नहीं है प्रोलिफरेशन एपीब्लास्ट ही है, तो क्या जर्म लेयर बनी ही? तो इसमें हम अपना उत्तर लगा देंगे एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है वो फर्स्ट जर्म लेयर बनती है। हमने देखा था कि ये जो एपीब्लास्ट है ये डिस्प्लेस कर देते हैं हाइपोब्लास्ट को। हाइपोब्लास्ट का कुछ ज्यादा रोल नहीं है एम्ब्रियो बनाने में, और पहली जर्म लेयर पे सवाल है, इसलिए एंडोडर्म। जो दूसरी लेयर होती है वो मेसोडर्म, और जो लास्ट लेयर बनती है वो एक्टोडर्म, और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल तो बाद में एक्टोडर्म से ही डिराइव होते हैं। इस चित्र में जो आप देख रहे हैं, इस वक्त आप एमनियोटिक कैविटी के अंदर चले गए हैं, और आप खड़े हैं एपीब्लास्ट सेल के ऊपर, और वो जो एपीब्लास्ट है वो बना रहा है प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो शुरुआत में आपको जैसे इमेजिन आप करिए कि ये जो है हमारा, हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया था, ऊपर की तरफ एमनियोटिक कैविटी होती है, नीचे की तरफ योक्सैक कैविटी होती है। ऊपर जो सेल होते हैं वो एपीब्लास्ट होते हैं, और नीचे की तरफ जो है हाइपोब्लास्ट होते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनी थी। प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनी थी कि यहाँ पर जो एपीब्लास्ट थे वो प्रोलिफरेट कर रहे थे, तो उनके प्रोलिफरेट करने पर यहाँ पर बन गई थी प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब आपने क्या किया कि आप एमनियोटिक कैविटी में गए और खड़े हो गए इन एपीब्लास्ट के ऊपर, और आप डॉर्सल व्यू से देख रहे हैं। तो ये जो एम्ब्रियो आप देख रहे हैं इस वक्त तो एक लाइन की तरह आपको एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट दिख रहा है, मगर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको देखेगा कि एक डिस्क है, और उस डिस्क में सारे के सारे एपीब्लास्ट सेल हैं।
अगर इस डिस्क को हटा देंगे तो उसके नीचे भी एक डिस्क है जिसमें कि हाइपोब्लास्ट सेल थे, और ये एपिब्लास्ट सेल ही जो थे वो प्रोलिफरेट कर रहे थे और प्रिमिटिव स्ट्रीक बना रहे थे। तो दो डिस्क की तरह है, जैसे कि एक डिस्क आपकी ये हो गई, और ये आप, क्योंकि ट्रांसफर सेक्शन में आपको एक लाइन दिखेगी, मगर है तो ये डिस्क ही, और इस डिस्क के नीचे एक और डिस्क है। तो ऊपर वाली डिस्क जो है वो एपिब्लास्ट है और नीचे वाली डिस्क जो है हाइपोब्लास्ट है। इस वक्त आप एमनियोटिक कैविटी में गए और उसके ऊपर खड़े हो गए। अब खड़े हैं तो आपको एक पूरी फ्लैट डिस्क ये दिख रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वक्त अगर आप देखें कि एपिब्लास्ट सेल कहाँ है, वो आपके पैरों के नीचे हैं। ये सारे के सारे एपिब्लास्ट सेल ही तो हैं। अब आपने कहा कि ये सारे के सारे मेरे पैरों के नीचे एपिब्लास्ट सेल हैं, क्योंकि एक डिस्क पे खड़ा हूं मैं एमनियोटिक कैविटी के फ्लोर पर। ये हैं क्या कर रहे हैं, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बना रहे हैं। और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है आप देखेंगे इसके 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट आपको बता दें। याद रखें कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जो बनना शुरू होती है वो कॉर्डल एंड यानी कि पूंछ की तरफ बनती है, जिसे आप पोस्टियर एंड भी कह सकते हैं। तो पोस्टियर एंड हो या कॉर्डल एंड हो बेबी का, वहां पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है। ये इधर की तरफ जो है ये एंटीरियर एंड या कि आप क्रेनियल एंड कह लें, तो क्रेनियल एंड जो है वो उधर की तरफ को है। अब जब आपने कहा कि ये एंटीरियर एंड है और ये पोस्टियर एंड है, तो यहां पर प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनी? यही जो एपिब्लास्ट सेल थे ये प्रोलिफरेट हुए और इन्होंने प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाई। ये बनना शुरू होती है कॉर्डल एंड पर। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक आप देखेंगे जिसको आप यहां पे लिख सकते हैं, एक उसके पास होता है प्रिमिटिव ग्रूव। तो ये जो है पीछे की तरफ आप देख रहे हैं प्रिमिटिव ग्रूव, और उसके पास एक होती है प्रिमिटिव पिट, और प्रिमिटिव पिट के बाहर ये जो है प्रिमिटिव नोड होता है। प्रिमिटिव नोड का एक और नाम है हैंसन्स नोड। तो ये हैंसन्स नोड जो है ये भी एक्सेस क्रिएट करने में हेल्प करता है, यानी कि राइट है कि लेफ्ट है, या कि एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है। ये सब चीजें के लिए एक नोडल जीन है, और नोडल जीन जो है वो प्रिमिटिव नोड के पास यहाँ पर वो डिसाइड करता है प्रोटीन्स वगैरह। तो ये जो हमने कहा कि एक प्रिमिटिव स्ट्रीक है, उसके 3 पार्ट हैं, जिसमें कि एक ग्रूव हो गया, एक यहाँ पर नोड हो गया, एक यहाँ पिट हो गई। और ये जो एपिब्लास्ट सेल हैं ये जंप कर रहे होते हैं इसी पिट के अंदर, और जब ये इसके अंदर जंप करते हैं पिट के अंदर, तो ये नीचे चले जाते हैं और नीचे हाइपोब्लास्ट को हटा देते हैं, उसकी जगह ये बना देते हैं एंडोडर्म, और फिर थोड़ा बीच में जाते रहते हैं, बना देते हैं मेसोडर्म। अब ये कुछ मेसोडर्म यहाँ बना रहे थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टिश्यू मेसोडर्म का आ जाता है, जिसे एक्सियल मेसोडर्म भी कहते हैं, और यहाँ पर बन जाती है नोटोकॉर्ड। तो ये जो आप ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं ये नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड जो है वो एपिब्लास्ट सेल ही बना रहे हैं, और ये होती है एक्सियल मेसोडर्म। और ये एक्सियल मेसोडर्म जो नोटोकॉर्ड है ये स्टिमुलेट करती है ओवरलाइंग एक्टोडर्म को, क्योंकि हमने कहा कि एपिब्लास्ट सेल हैं वो नीचे गए, उन्होंने नीचे बना दिए एंडोडर्म, फिर ये नीचे गए मेसोडर्म। ये मेसोडर्म जो है नोटोकॉर्ड है, और ऊपर की तरफ नोटोकॉर्ड के भी ऊपर की तरफ अब आपके पास एपिब्लास्ट सेल हैं, उनको ये एक्टोडर्म नाम दे दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये आ गई, और यहाँ पर इस वक्त 3 जर्म लेयर बन चुकी हैं, क्योंकि एपिब्लास्ट से 3 जर्म लेयर बना दी हैं। तो अंदर की तरफ एंडोडर्म है, बीच में ये मेसोडर्म है, और ऊपर की तरफ हो जाता है एक्टोडर्म। अब 3 डिस्क बन गई बेसिकली, और यहाँ पर एक एक्सियल मेसोडर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है नोटोकॉर्ड। अब ये जो नोटोकॉर्ड जिसको आप यहाँ इस तरह से दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपने ग्रीन में दिखाया है कि एक्सियल मेसोडर्म है, और ये स्टिमुलेट करता है ओवरलाइंग एक्टोडर्म को। जब ये ओवरलाइंग एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करता है तो यहाँ पर सेंटर में बन जाती है न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म, और न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक टिश्यू स्ट्रक्चर आप यहाँ देखें, उसमें बन जाते हैं न्यूरल फोल्ड, उसमें बन जाते हैं न्यूरल ग्रूव, और यहाँ पर जो है आप ब्लू कलर से इसको शेड कर दीजिए। तो जब आप ब्लू कलर से इसको शेड कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर है किसके? नोटोकॉर्ड के। नोटोकॉर्ड आप देख नहीं सकते, नोटोकॉर्ड आप तभी देख पाएंगे अगर आपने न्यूरल टिश्यू को निकाला। और ये भी ध्यान रखें कि ये जो नोटोकॉर्ड हम यहाँ दिखा रहे हैं और उसका कट सेक्शन यहाँ दिखा रहे हैं, जब तक आप एक्टोडर्म को नहीं हटाएंगे आप नोटोकॉर्ड को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो नोटोकॉर्ड आपको दिख रही है वो ढकी हुई है एक्टोडर्म से, और वो एक्टोडर्म जो है वो न्यूरल टिश्यू बना रहा है। एक बात का ध्यान रखें, अगर ये नोटोकॉर्ड ना हो, एक्सियल मेसोडर्म ना हो, अगर ये नोटोकॉर्ड ना हो, एक्सियल मेसोडर्म ना हो, तो न्यूरल टिश्यू तो बनता ही नहीं है। ये जो यहाँ पर आप न्यूरल टिश्यू नीले रंग का देख रहे हैं, न्यूरल फोल्ड, न्यूरल ग्रूव, कुछ भी नहीं होगा। नोटोकॉर्ड बहुत जरूरी है कि ऊपर रखे हुए एक्टोडर्म को ये स्टिमुलेट करे, न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म बनाए,
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाए। आपने नोटोकॉर्ड हटाया तो वहां पर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं कर सकता। अब आप यहां इमेजिन करें कि ऊपर की तरफ तो एक्टोडर्म है जो न्यूरल टिश्यू बना रहा है, हटा दिया। उसके नीचे ये मेसोडर्म है, उसको हटा दिया, तो और नीचे आपको एंडोडर्म वाली डिस्क मिलेगी एक ओरिएंटेशन के लिए। अब यहां पे आगे की तरफ जब आप देखते हैं एक प्लेट सी बनती है और उसको हम कहते हैं प्रोकॉर्डल प्लेट। अब उसको प्रोकॉर्डल प्लेट क्यों कह रहे हैं? प्रोकॉर्डल प्लेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो नोटोकॉर्ड से पहले है। सो नोटोकॉर्ड से पहले है इसलिए प्रोकॉर्डल या प्रीकॉर्डल प्लेट उसको नाम दे दिया जाता है। और यहीं पर साथ में आगे की तरफ बनती है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो यहां पर आगे ऑरेंज कलर में दिखाते हैं एक मेम्ब्रेन बनती है जिसे कहते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। इसको हम ऑरेंज कलर में शेड कर रहे हैं। ये जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ये बाद में ओपन होती है और ओल अपर्चर बन जाता है। अब आपका एक ओरिएंटेशन हुआ कि बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन सबसे आगे है, उससे पीछे प्रीकॉर्डल प्लेट है, उससे पहले ये नोटोकॉर्ड है, तभी तो उसका नाम ही हुआ प्रीकॉर्डल प्लेट। तो ये एंटीरियर साइड है, एंटीरियर या क्रेनियल एंड। अब थोड़े समय के बाद ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो प्रोलिफरेशन ऑफ एपिब्लास्ट सेल से बनी थी ये डिसअपियर हो जाएगी, रिग्रेस हो जाएगी और अपना काम ये कर चुकी है क्योंकि इसने जर्म लेयर बनाए थे, खत्म हो गई। कई बार ये परसिस्ट कर जाती है, इसके अंदर एपिब्लास्ट जो सेल हैं वो परसिस्ट कर जाते हैं और ट्यूमर्स बनते हैं और उन ट्यूमर्स को आप कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर। और जर्म सेल ट्यूमर्स की अगर बात की जाए आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले भी कहा था, हमारे पास है एपिब्लास्ट सेल जो बनाता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं गैमेटोसाइट। अब कभी कभी ये एपिब्लास्ट जब प्राइमोर्डियल जर्म सेल बना था तो बजाय इसके कि वो गैमेटोसाइट बनाते वो जर्म सेल ट्यूमर बना दे रहे थे। और जर्म सेल ट्यूमर के पास कैपेबिलिटी होती है कि जैसे सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा ले लीजिए, सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा के पास कैपेसिटी है, उसके अंदर ऐसे सेल होंगे जो एक्टोडर्म भी बना सकते हैं, मेसोडर्म भी बना सकते हैं और एंडोडर्म भी बना सकते हैं। मतलब तीनों ही जर्म लेयर उसके पास कैपेबिलिटी है। कैसे? देखिए, यही तो एपिब्लास्ट जो आपके पैरों के नीचे थे इन्होंने बनाई थी प्रिमिटिव स्ट्रीक, और प्रिमिटिव स्ट्रीक में ये बनाते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। सो एपिब्लास्ट से आते प्राइमोर्डियल जर्म सेल और कभी कभी वो बनाते हैं जर्म सेल ट्यूमर। तो एपिब्लास्ट तो 3 जर्म लेयर बना ही सकता है, सेम वही प्लूरिपोटेंसी रहती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल के पास और वो भी 3 जर्म लेयर बना सकते हैं। सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा अगर आप देखें उसके पास एक्टोडर्मल जैसे हेयर या स्किन के टिश्यू होते हैं, मेसोडर्मल जैसे हार्ट टिश्यू हो सकता है, एंडोडर्मल जैसे गट टिश्यू, लीवर टिश्यू भी हो सकता है। तो इसी पर कुछ सवाल आते हैं और वो हम देख लेते हैं। यहां पर INICET नवंबर 24 को पूछा गया आइडेंटिफाई एरो मार्क स्ट्रक्चर, और एरो मार्क उन्होंने यहां लगा दिया। तो एरो मार्क अगर यहां लगा दिया तो ये जो टिश्यू है जहां हम पिंक से शेड कर देते हैं क्या है, और हम जानते हैं ये होगी प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक आपका आंसर है, ठीक है, लेकिन ये जो नीले रंग का स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये न्यूरल टिश्यू है। यहां पर न्यूरल फोल्ड बन रहे थे और हमने कहा न्यूरल ग्रुप भी बना था। न्यूरल ग्रुप के नीचे क्या था? हरे रंग का। न्यूरल ग्रुप को अगर हटा दें तो हरे रंग का जो हमने दिखाया था पहले वो हमें मिलता था और वो था नोटोकॉर्ड। तो ये आपको जो हरे रंग की चीज मिल रही है या एक्सियल मेसोडर्म मिल रहा है ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक आपने ऊपर से न्यूरल टिश्यू ना हटा दिया हो। कहने का मतलब अगर न्यूरल फोल्ड की बात करें तो यहाँ पर न्यूरल फोल्ड है, और न्यूरल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूरल ग्रुप है। न्यूरल ग्रुप के नीचे आपको मिलेगी नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको एक्टोडर्मल टिश्यू हटाना पड़ेगा। और अगर पीछे की तरफ आप बात करें तो वो तो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ही, और वही हमने अपना आंसर लगाया है। तो यहां पर अपना आंसर लगाने के बाद आपको अगला सवाल देखना है जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है, ये INICET नवंबर 2023 का सवाल है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट यानी फॉल्स स्टेटमेंट देखने के लिए एक एनोमली दिखा दी है फोटोग्राफ में, ये कुछ नहीं है, सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा है। अब ये अगर सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा है, क्या ये प्रीकॉर्डल प्लेट एनोमली है? देखिए, सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा तो कॉर्डल है यानी कि पोस्टीरियर है, तो ये तो पहली बार में ही आउट हो गया और यही आपका आंसर हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि प्रीकॉर्डल प्लेट तो होती है एंटीरियरली, ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के साथ होती है, ये क्रेनियल होती है। ये जो एनोमली है क्रेनियल थोड़ी नहीं है, ये तो कॉर्डल है। तो इमीडिएटली आपने इसको निकाल दिया। तो कहने का मतलब क्या बी और सी डी सारे सही हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि एबरेंट माइग्रेशन ही तो होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल की। उनको जाना था जेनिटल रिज की तरफ,
लेकिन जेनिटल रिज की तरफ ना जाके कहीं और ही चले गए, सैक्रम कॉक्सिक्स में चले गए, और सैक्रम कॉक्सिक्स में उन्होंने बना दिया सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा। तो ये सही है। और क्या ये बिनाइन ट्यूमर है? हाँ, ये बिनाइन ही होता है, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे बेबी पैदा हुआ 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसे एक्सरसाइज कर देना है, निकाल देना है, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं तो हो सकता है मैलिग्नेंसी डेवलप कर जाए। और प्रेजेंस ऑफ टीथ एंड हेयर, हाँ, ये एक्टोडर्म से आते हैं, तो ना केवल इसमें एक्टोडर्मल टिश्यू होगा, हमने कहा हार्ट टिश्यू भी हो सकता है, मेसोडर्मल, या गट टिश्यू भी हो सकता है, एंडोडर्मल, तीनों ही जर्म लेयर हो सकते हैं, क्योंकि ये आई प्राइमोर्डियल जर्म सेल से हैं जो कि प्लूरिपोटेंट होते हैं, जैसे कि एपीब्लास्ट। तो यहां पर हम अपना आंसर रखेंगे प्रीकॉर्डल प्लेट ऑफ एनॉमली। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, क्योंकि ये तो मुंह की तरफ हुआ और ये ट्यूमर जो है मुंह की तरफ नहीं है, ये तो सैक्रम और कॉक्सिस की तरफ है। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स को और साथ में ही न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स को भी। यहाँ पर हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले रखा है एम्ब्रियो का, और इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हम दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और सबसे नीचे है एंडोडर्म। यहाँ पर 2 कैविटीज भी होती हैं। ऊपर की तरफ जो कैविटी होगी वो एमनियोटिक कैविटी होगी, और नीचे की तरफ जो कैविटी होती है वो होगी द योक सैक कैविटी। लेकिन यहाँ पर हमें फोकस रखना है एक्टोडर्म डेरिवेटिव्स पर। हमने कहा का एक मीजोडर्म जो है वो एक्सियल मीजोडर्म बन जाता है यहाँ पर, और ये जो एक्सियल मीजोडर्म होता है इसी का दूसरा नाम होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडक्शन करती है, और जो इसके ऊपर रखा हुआ है एक्टोडर्म उसको स्टिमुलेट करती है ताकि वहां पर बन जाए न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म। अब ये जो न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म है ये बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि आप आगे लिख सकते हैं। न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से बनती है न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब से बन जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये हुआ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ब्रेन, वहाँ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर है जो डायंसेफ्लॉन डेवलप हो रहा है, और डायंसेफ्लॉन से जो कुछ चीज़ें हमें देखनी हैं, जैसे कि एक तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व। तो ये जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व जो होती है ये डायंसेफ्लॉन आंखों में आ जाता है और बनाता है रेटिना और ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व जो है पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन है। दूसरा वो बनाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी डायंसेफ्लॉन से ही आता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ रहा है डायंसेफ्लॉन पार्ट ऑफ ब्रेन से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से आ रहा है? अभी ये जो सेंटर में ब्लू कलर का बना था ये न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म था, लेकिन पेरिफेरी में जो पिंक कलर का हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर राइट में हो लेफ्ट में हो, बनता है सरफेस एक्टोडर्म। ये जो सरफेस एक्टोडर्म है ये बनाता है सरफेस एपिथेलियम, जैसे स्किन एपिथेलियम। ना केवल ये स्किन एपिथेलियम बनाएगा, बल्कि आप देखेंगे कि इसके कुछ और भी आपको कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि एक रूल है एनी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ आवर बॉडी शुड बी लाइंड बाय सरफेस एक्टोडर्म। अब आपने कहा कि एनी एक्सटर्नल ओपनिंग टू बी लाइंड बाय द सरफेस एक्टोडर्म, तो ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी के रूफ पर सरफेस एक्टोडर्म है जो बाद में बनाता है रैथकेस पाउच, और ये जो रैथकेस पाउच है जो बनता है सरफेस एक्टोडर्म से रूफ ऑफ ओरल कैविटी पर, ये बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब हम समझ गए कि पिट्यूटरी जो है वो आता एक्टोडर्म से ही है। अगर वो एंटीरियर पिट्यूटरी हो, एडिनो हाइपोफाइसिस है, तो वो रैथकेस पाउच से आ रहा है जो ओरल कैविटी के रूफ पर है, और आ रहा है सरफेस एक्टोडर्म से। तो फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसका क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो एक्सटेंशन ऑफ डायंसेफ्लॉन पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और न्यूरल ट्यूब से आया है, न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से आया है यहाँ बीच से। तो पिट्यूटरी सारा का सारा बनता एक्टोडर्म से ही है। अब आपने यहाँ पर कहा था कि सरफेस एक्टोडर्म जो पेरिफेरी में है, और उसने बनाए हैं स्किन एपिथेलियम। स्किन एपिथेलियम नहीं, बल्कि उसके ग्लैंड्स भी, जैसे स्किन में ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये भी सरफेस एक्टोडर्म से ही आते हैं। और भी कई कंट्रीब्यूशन है सरफेस एक्टोडर्म के, जिनको हम देखेंगे। मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ सेल्स डेवलप हो रहे हैं जिसको कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल, ये भी एक्टोडर्म से ही आते हैं। ये जंक्शन पर होते हैं, और वो जंक्शन जो है न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म का और सरफेस एक्टोडर्म का जंक्शन है। अब हमने कहा कि जो न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म है वो तो बनाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन पीएनएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो इन पेरिफेरल सेल से बनता है, जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल है। न्यूरल क्रेस्ट सेल जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं तो जितने भी गैंग्लिया है हमारे पास, मोस्टली चाहे वो सेंसरी गैंग्लिया हो, डोर्सल रूट गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया हो, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हो,
आयरबैक्स गैंग्लिया हो, माइजर गैंग्लिया हो, जो भी गैंग्लिया है मोस्टली वो आते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से ही। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के पास और भी कई काम हैं, जैसे कि वो बनाते हैं एंट्रोलैटरल मीजेंकाइम, हेड एंड नेक का, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मीजेंकाइम या कि सेकेंडरी मीजोडार्म। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल ने बनाया है सेकेंडरी मीजोडार्म या सेकेंडरी मीजेंकाइम, जो एंट्रोलैटरल हेड नेक है। यहीं पर जो फेरिंजियल आर्चेस बनती हैं, उनकी बोन्स बनती हैं और जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह है बनता है। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल अगर यहाँ पर बना रहा है सेकेंडरी मीजेंकाइम, तो जो पहला वाला मीजोडार्म था उसको आप कहते हैं प्राइमरी मीजोडार्म। सो ये वाला जो मीजोडार्म है वो प्राइमरी मीजोडार्म होता है, जबकि जो न्यूरल क्रेस्ट से आ रहा है वो होता है सेकेंडरी मीजोडार्म। अब ये एंट्रोलैटरल हेड नेक में बनाता है बोन्स, जैसे कि मैंडिबल बोन मेलिसिनकस फर्स्ट आर्च में, जो यहाँ पर स्टेपीज बोन है सेकंड आर्च में, और अपर हायर्ड सेकंड आर्च में, लोअर हायर्ड बोन जो है वो थर्ड आर्च में। ना केवल वो इन बोन्स को बना रहा है फेरिंजियल आर्च बोन्स को, बल्कि यहाँ पर आप देखें मोस्ट ऑफ द स्कल बोन्स, जो कि यहाँ पे आप फ्रंटल दिख रही हैं, पैराइटल दिख रही हैं, ये सारी की सारी बनती हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल डिराइव सेकेंडरी मीजोडार्म से ही। साथ में आईबॉल का मोस्टली जो मीजोडार्म है वो भी बनता है न्यूरल क्रेस्ट सेल से ही। न्यूरल क्रेस्ट सेल ही बनाता है मीजोडार्म आईबॉल का, जो सेकेंडरी मीजोडार्म है, और बहुत कम ही प्राइमरी मीजोडार्म यहाँ मिलेगा आपको। साथ में फेरिंजियल आर्च बोन्स की हमने बात कर ली, जैसे मैंडिबल फर्स्ट आर्च में डेवलप हो रही थी। साथ में बनाता है एपीसेप्टम या कि एओर्टा पल्मोनरी सेप्टम। यहाँ पे डेवलपिंग हार्ट है, जहाँ पे होता है एक ट्रंकस आर्टेरियोसस, और ये ट्रंकस आर्टेरियोसस के बीच में बनता है एपीसेप्टम। एपीसेप्टम के कारण बनता है एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस से एपीसेप्टम से एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक बनता है, और कई बार न्यूरल क्रेस्ट सेल यहाँ ना जाए तो एपीसेप्टम एनॉमली बन जाती है। एपीसेप्टम को कोनोट्रंकल सेप्टम भी कहते हैं, और एनॉमलीज होती हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वो भी डी जॉर्ज सिंड्रोम में इसी कारण से होता है, कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट की। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक डी जॉर्ज सिंड्रोम हो सकता है जिसमें कि प्रॉब्लम हुई है न्यूरल क्रेस्ट सेल की, वो माइग्रेट ही नहीं कर रहा हेड नेक में, और अगर माइग्रेट नहीं कर रहा हेड नेक में तो डिफेक्टिव स्कल बोन हो जाएंगे, और डिफेक्टिव आईबॉल हो जाएगी, और डिफेक्टिव फेरिंजियल आर्च, बोन्स लाइक मैंडिबल हाइपोनैकिया हो जाता है, और डिफेक्टिव एपीसेप्टम, ताकि एनॉमलीज हो जाए जैसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, या कि आपका परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम में, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट ही होता है इसमें। अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिसमें कि न्यूरल क्रेस्ट सेल के बाकी के डेरिवेटिव को रिवाइज करते हैं, जो हम जान चुके हैं वो भी और एडिशनल भी। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रेनियल नर्व गैंग्लिया, चाहे वो नर्व नंबर 5 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, इन सब के गैंग्लिया जो हैं न्यूरल क्रेस्ट से आ रहे हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल ने चेन गैंग्लिया भी बनाते हैं, जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे दिखाई जा रही है। स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ को होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया। तो ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये भी न्यूरल क्रेस्ट से ही आएगा। अब डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो होता है, जो सेंसरी गैंग्लियन होता है, वो भी सेंसरी गैंग्लिया है, लेकिन आता है न्यूरल क्रेस्ट से ही। न्यूरल क्रेस्ट सेल जो एओर्टा के आगे रखे हुए या वर्टिब्रा के आगे रखे हुए प्री एओर्टिक या प्री वर्टिबल गैंग्लिया उनको बनाता है, जैसे कि यहाँ पर आप नाम ले सकते हैं सीलिक गैंग्लियन, मेसेंट्रिक गैंग्लिया, ये सारे के सारे न्यूरल क्रेस्ट से ही आते हैं। और न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है गट ट्यूब के अंदर भी गैंग्लिया बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एंट्रिक गैंग्लिया, इनमें आप आयरबैक्स गैंग्लिया, माइजर गैंग्लिया की बात कर सकते हैं। कई बार न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है वो नहीं पहुंचते डिस्टल कोलोन में, तो डिस्टल कोलोन में आयरबैक गैंग्लिया और माइजर गैंग्लिया नहीं होता, तो वहाँ हो जाती है कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगा कोलोन मतलब हर्शबर्ग डिजीज हो गई है, और ये भी न्यूरल क्रेस्ट सेल के माइग्रेशन की ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आयरबैक्स गैंग्लिया या कि माइजर गैंग्लिया वो दोनों मिसिंग होते हैं। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल ही बनाते हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन। जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन होते हैं एड्रिनल मेडुला के अंदर क्रोमैफिन सेल हैं, और ये क्रोमैफिन सेल्स जो हैं ये सीक्रेट करते हैं एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। तो ये भी जो सेल हैं यहाँ पर एड्रिनल मेडुला में, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से ही आते हैं। अब यहाँ पर आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दिखाया है। न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है एंट्रोलैटरल हेड नेक में भी आते हैं, सेकेंडरी मेसेंकाइम बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ दी कंपोनेंट्स ऑफ आई, खासकर की मेसोडर्मल कंपोनेंट, वो यहाँ पर न्यूरल क्रेस्ट से ही बनता है। अब उसमें आप अगर नाम लें तो उसमें हो सकता है, चाहे आप कह लें कि सिवाय फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्निया के, कॉर्निया का जो फर्स्ट लेयर है वो सरफेस एक्टोडर्म से आता है, तो कॉर्निया का जो फर्स्ट लेयर है वो आता है सरफेस एक्टोडर्म से, नहीं तो
अगर आप बात कर रहे हैं बाकी के 5 लेयर की, तो उनमें से 4 लेयर जो हैं वो न्यूरल क्रिस्टल से ही आते हैं। तो न्यूरल क्रिस्टल जो है 4 लेयर बनाते हैं जो कॉर्निया की है। और अगर आप आई लेंस की बात कर रहे हैं तो वो आता है सरफेस एक्टोडर्म से। सरफेस एक्टोडर्म से, तो सरफेस एक्टोडर्म से आई में 2 चीज़ें आप याद कर लें। सरफेस एक्टोडर्म से 2 चीज़ें याद कर लें आप आई में, आई लेंस है और ये फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्निया है। नहीं तो अगर आपने बात करी बाकी के 4 लेयर ऑफ कॉर्निया की, न्यूरल क्रेस्ट से आ रहा है। अगर आपने बात करी कोरोइड की, या कि आपने बात करी स्क्लीरा की, या आपने बात करी यूविया की, ये सारी चीज़ें आती हैं न्यूरल क्रेस्टल से ही। इसके बाद की बात अगर बात करें, हमने कहा डायंसेफ्लॉन आंखों में चला जाता है, बनाता है ऑप्टिक नर्व और रेटिना। तो वहां पर जैसे मैं यहाँ ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, ऑरेंज कलर वाला जो टिश्यू है ये अलग है क्योंकि ऑप्टिक नर्व है और ये जो रेटिना है। तो यहाँ पर अगर आपने बात करी कि ये रहा ऑप्टिक नर्व और ये रहा रेटिना, तो ये तो आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से। तो यहाँ पर हमने आई बॉल की 3 चीज़ों की बात कर ली है। जो न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया था, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बनाया था डायंसेफ्लॉन, उसने बनाया था रेटिना ऑप्टिक नर्व, वो ऑरेंज कलर में हम दिखा रहे हैं। ये ऑप्टिक नर्व है और ये रेटिना। रेटिना के भी दोनों लेयर, चाहे पिगमेंट लेयर हो या वो न्यूरल लेयर हो, वो सारी की सारी न्यूरल टिश्यू आता है न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से, पहली चीज। तो सरफेस एक्टोडर्म से क्या आता है? 2 चीज। सरफेस एक्टोडर्म से 2 चीज जो आ रही हैं वो आई लेंस है और फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्निया है। बाकी की सारी आई, चाहे वो रिमेनिंग लेयर ऑफ कॉर्निया 4 हो, या कि वो हो यहाँ पे कोरोइड हो, यूविया हो, विट्रस हो, सारी चीजें जो हैं वो आती हैं न्यूरल क्रेस्टल से। अब अगर हम बोन की बात करें, मोस्ट ऑफ स्कल बोन, फेशियल स्केलेटन भी, इवन ये जो मैंडिबल बोन यहाँ पे, या कि जाइगोमेटिक बोन या मैक्सिलस, सारी की सारी आती हैं न्यूरल क्रेस्टल से ही। न्यूरल क्रेस्टल ने यहाँ पर ट्रंकस आर्टेरियोसस के अंदर बनाया था एपीसेप्टम, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टल सेप्टम भी कहते हैं। और यहाँ पर जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। आप देखेंगे कि एक जो आई की तरफ होता है पल्मोनरी ट्रंक, या पीछे की तरफ होता है असेंडिंग एओर्टा, ये आते ही ट्रंकस आर्टेरियोसस से तब जबकि हमने एक एपीसेप्टम बनाया हो। अगर ये एपीसेप्टम नहीं है, मतलब न्यूरल क्रेस्टल यहाँ नहीं आए, एपीसेप्टम नहीं बना, तो परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस या कि और भी प्रॉब्लम्स लाइक टीजीवी, ट्रांसपोजिशन गेट वेसल्स, या कि टेट्रालजी फेलो, ये सारी एपीसेप्टम एनॉमली ही होती हैं और न्यूरल क्रेस्टल के कारण आती हैं। अब न्यूरल क्रेस्टल ने पेरिनियल आर्च कार्टिलेज बनाई, जैसे कि मेलियस इनकस हो गया फर्स्ट आर्च में, या कि स्टेपीज हो गया, स्टाइलर प्रोसेस हो गया अपर हेड हो गया सेकेंड आर्च में, या लोअर हेड हो गया थर्ड आर्च में। और न्यूरल क्रेस्टल ही बनाते हैं स्किन का कनेक्टिव टिश्यू भी, जैसे कि डर्मिस ऑफ हेड नेक, इस एरिया में न्यूरल क्रेस्टल ही बनाते हैं ओडोंटोब्लास्ट और डेंटिन। ये दांत आप देख रहे हैं ये न्यूरल क्रेस्टल ही आते हैं। मगर यहाँ पर आप याद रखें कि अगर हम इनेमल की बात कर रहे हैं तो ये सरफेस एक्टोडर्म से आ रहा है। तो सरफेस एक्टोडर्म इनेमल बना रहा है, यहाँ पे अमीलोब्लास्ट जो हैं वो आते हैं सरफेस एक्टोडर्म से। या कि अगर आप बात करें स्किन एपिथेलियम की, स्किन के एपिथेलियम की बात करें तो भी सरफेस एक्टोडर्म से। तो यहाँ इस डायग्राम में 2 सरफेस एक्टोडर्म वाली चीजें आप याद कर लें। ये इनेमल जो आया है अमीलोब्लास्ट से, ये सरफेस एक्टोडर्म है, और ये जो स्किन एपिथेलियम है ये भी सरफेस एक्टोडर्म है। अगर आपने इसके नीचे डर्मिस की बात करी तो वो न्यूरल क्रेस्टल है। और एक और चीज आप याद कर लें, न्यूरल क्रेस्टल जो है यहाँ पे रखे हुए मेलानोब्लास्ट भी बनाता है। तो मेलानोब्लास्ट हो गया, मेलानोसाइट हो गए, ये जो हैं ये न्यूरल क्रेस्ट से आते हैं। ये सब चीजें हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम देख लेते हैं अब। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे NICET नवंबर 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिराइव फ्रॉम स्टार मार्क। तो ये स्टार मार्क लगा हुआ है और ये कहाँ लगा हुआ है? आप देखेंगे कि ये न्यूरल क्रेस्टल को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पर होते हैं डॉर्सल और लैटरल। डॉर्सल और लैटरल चाहे इस तरफ ले लो चाहे उस तरफ ले लो, ये जो डॉर्सल और लैटरल हैं ये न्यूरल क्रेस्टल है। अब आपने कहा कि ये न्यूरल क्रेस्टल हैं, ठीक है, मान लिया न्यूरल क्रेस्टल हैं, मगर ये आए कहाँ से? ये आए हैं जंक्शन पर। किसके जंक्शन पर? 2 एक्टोडर्म के जंक्शन पर। कौन से 2 एक्टोडर्म? एक पेरिफेरी की तरफ एक्टोडर्म होता है जिसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, और वो होता है सरफेस एक्टोडर्म। तो ये पेरिफेरी पर जो है सरफेस एक्टोडर्म है। तो सेंटर में कौन सा होता है? सेंटर में होता है न्यूरो एक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म, और उसको हम दिखाते हैं। वो न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म ने ये ट्यूब बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। और ये जो न्यूरल ट्यूब हम दिखा रहे हैं, हम इसे मार्क भी कर देते हैं,
ये न्यूरल ट्यूब जो है ये आई है न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो एक्टोडर्म जो पेरिफेरी में ग्रीन कलर का हम दिखा रहे हैं ये तो है सरफेस एक्टोडर्म, और एक सेंटर में होता है जिससे हम कह रहे हैं न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म, इससे न्यूरल ट्यूब बन गई है। और इनके जंक्शन पर ये जो आ रहे हैं जिसको हम डॉर्सल लैटरल टू न्यूरल ट्यूब कहते हैं, डॉर्सल लैटरल टू न्यूरल ट्यूब, ये है न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो ये क्वेश्चन जो है न्यूरल क्रेस्ट के ऊपर है और मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब अगर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं तो मैं आंसर लगा देता हूं और आप देखें ओडोंटोब्लास्ट बिल्कुल डेंटिन ऑफ टीथ बनाएगा, ये न्यूरल क्रेस्ट से बनाता है, ये भी आंसर में इंक्लूड होगा। तो कोलोट्रंकल सेप्टम वही तो एपी सेप्टम का दूसरा नाम ये भी होगा। और मेलानोब्लास्ट बिल्कुल, मेलानोब्लास्ट भी तो, मेलानोसाइट भी तो न्यूरल क्रेस्ट से आते हैं। तो फिर सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक गैंग्लिया हो, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया हो, डॉर्सल रूट गैंग्लिया हो, एयरबैग्स गैंग्लिया हो, सारे गैंग्लिया मोस्टली आते हैं न्यूरल क्रेस्ट से। लेकिन यहां पर ये आउट हो गया क्योंकि नेफ्रोजेनिक कॉर्ड यानी कि किडनी की अगर आप बात कर रहे हैं, किडनी तो आती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, सो इंटरमीडिएट मेसोडर्म की बात हम करेंगे मगर ये आउट हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमारे आंसर है ए बी सी डी, लेकिन ई नहीं क्योंकि आता है मेसोडर्म से। अब आप यहां पर मेसोडर्म कहां दिखाएंगे? देखिए ये तो सारा एक्टोडर्म हो गया, तो मेसोडर्म अब आएगा यहां पर। जैसे कि एक मेसोडर्म को आप यहां मार्क कर सकते हैं और उसे हम यहां पर देते हैं ऑरेंज कलर, और हमने कहा ये रहा एक मेसोडर्म। क्या आपको याद है कि कौन सा मेसोडर्म है? ये है नोटोकॉर्ड जिसे हम कहते हैं एक्सियल मेसोडर्म। सो ये नोटोकॉर्ड है और ये एक्सियल मेसोडर्म है। इसी नोटोकॉर्ड के कारण, एक्सियल मेसोडर्म के कारण ही तो ऊपर ये न्यूरल ट्यूब बनी। अगर आपने नोटोकॉर्ड को हटा दिया तो न्यूरल ट्यूब कभी भी डेवलप नहीं होगी, न्यूरल क्रेस्ट सेल कभी भी डेवलप नहीं होंगे। आपको ये नोटोकॉर्ड जो है वो जरूरी है। अच्छा, ये एक्सियल मेसोडर्म है जो नोटोकॉर्ड आप कह रहे हैं, इसके साइड में कौन सा मेसोडर्म है? इसके साइड में तो पैरा, यानी कि पैरा एक्सियल मेसोडर्म। और आप कह रहे हैं कि यहां पर ये जो अब बन रहा है, यहां पर जो अब बन रहा है ये पैराक्सियल मेसोडर्म है, मतलब साइड में है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक और मेसोडर्म है जिसे इंटरमीडिएट मेसोडर्म कहते हैं, उसका एक और मेसोडर्म है जिसे लैटरल प्लेट मेसोडर्म कहते हैं। और इनमें अगर आप किडनी की बात कर रहे थे तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से आता है। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनाती है किडनी वगैरह, और एक लैटरल प्लेट मेसोडर्म भी होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, वो मेसोडर्मल डिस्कशन है। लेकिन यहां पर हमारा आंसर, मल्टीपल आंसर जो है ABCD रहेंगे। और INSET नवंबर 2024 में जो सवाल किया गया था वो है कि ये सारे डेरिवेटिव हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल के एक्सेप्ट, तो आपको एक्सेप्शन निकालना है। हम पहले ही जान चुके हैं सिलेरी मसल जो कि सिलेरी बॉडी में होगी। अब सिलेरी बॉडी हो जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, या कि सिलेरी मसल हो, ये आते ही न्यूरल क्रेस्ट सेल से, न्यूरल क्रेस्ट सेल ही इनको बनाएंगे। तो ये एक्सेप्शन तो नहीं हुआ। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, यहां पर हम समझ गए कि आंसर एक्सेप्शन का यही होगा क्योंकि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो है वो हमने कहा था डायंसेफ्लॉन पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड टू आईबॉल, ताकि रेटिना और जो ऑप्टिक नर्व बन जाए। तो ये तो न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से आया है, ना कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से। तो यही आंसर ऑफ एक्सेप्शन हो जाएगा। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम हो या रेटिनल न्यूरल एपिथेलियम हो, ये सारे के सारे न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से ही आते हैं, ये डायंसेफ्लॉन से ही आते हैं। तो ये आंसर हो गया। तो सिलेरी गैंग्लिया, क्या सिलेरी गैंग्लियन हो या बाकी जितने भी गैंग्लिया हो, सारे के सारे गैंग्लिया न्यूरल क्रेस्ट से ही आते हैं। और मेलानोसाइट, हाँ वो भी तो न्यूरल क्रेस्ट सेल से ही आते हैं। तो जब आपने ये कहा तो हमारा आंसर ऑब्वियसली रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है क्योंकि न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से है, ना कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से। तो आंसर ऑफ एक्सेप्शन हमने ये लगा दिया है। और आगे अब आपके पास आगे हैं मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स। हमें समझना ये है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ को होगा एमनियोटिक कैविटी, और नीचे की तरफ को जो ये काला सा एरिया दिख रहा है ये होगी योक्सैक कैविटी। बीच में 3 जर्म लेयर है। अगर हम बात करें थे सरफेस एक्टोडर्म की तो वो यहाँ पर है, और अगर हम बात करें थे न्यूरल एक्टोडर्म की तो उसने न्यूरल ट्यूब बना दिया है। तो आप ये देख सकते हैं न्यूरल ट्यूब यहाँ पे दिखाई जा रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं रूफ ऑफ योक्सैक कैविटी की तो वहाँ पर होगा एंडोडर्म। लेकिन हमारा डिस्कशन जो है वो एंडोडर्म या कि एक्टोडर्म नहीं है, हमारा डिस्कशन है मेसोडर्म। जैसे कि मेसोडर्म का पहला हिस्सा हम देख लेते हैं नोटोकॉर्ड, इसको हम ग्रीन कलर में शेड कर लेते हैं। तो ग्रीन कलर में हमने शेड किया और हमने कहा कि ये है मेसोडर्म जो कि एक्सियल मेसोडर्म है। इसके साइड में पैरा, तो उसको हम कर देते हैं पिंक कलर से शेड, और ये है पिंक कलर से शेड किया हुआ जो कि पैराक्सियल मेसोडर्म है, जिसे हम देखेंगे सोमाइट है। सोमाइट के 3 हिस्से बन जाएंगे, उनकी हम डिस्कस करेंगे एक डायग्राम में।
और थोड़ा सा अगर हम और लेटरल जाएंगे तो ब्लू कलर में दिखा देते हैं, ये है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। यही तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म ब्लू कलर में जैसे हम दिखा रहे हैं, जो बनाता है किडनी, टेस्टिस और ओवरी। किडनी, टेस्टिस, ओवरी यही डेवलप होती हैं। अगर आप और लेटरल चले जाएं तो आप देखेंगे कि एक तीसरी कैविटी डेवलप हो जाती है, और उस तीसरी कैविटी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब ये तीसरी कैविटी जो आप दिखा रहे हो, ये होती है सीलेमिक कैविटी। ये सीलेमिक कैविटी वैसे तो एक ही कैविटी है, लेकिन उसके कट सेक्शन में दो पार्ट नजर आ रहे हैं। एक्चुअली वो इस तरह से होती है साइड में, तो कैविटी एक ही है लेकिन कटी इस तरह से है कि दो दिख रहे हैं आपको। अब ये सीलेमिक कैविटी जो है, ये ऊपर की तरफ एमनियोटिक कैविटी थी, नीचे की तरफ योक सैक कैविटी थी, और ये तीसरी कैविटी आ जाती है जिसको हम कहते हैं सीलेमिक कैविटी, और ये तीन कैविटीज आगे बनाती है। तो सीलेमिक कैविटी से बनती है पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। और इन कैविटीज में जो मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे विस्ट्रल पेरिकार्डियम, विस्ट्रल प्लूरा, विस्ट्रल पेरिटोनियम, ये आते हैं विस्ट्रल लेयर्स ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म से। तो यहां पर आप देखेंगे कि लैटरल प्लेट मेसोडर्म का एक विस्ट्रल लेयर होता है जो बनाता है विस्ट्रल पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा। और ये अगर आप डॉर्सल वाली की बात करते हैं तो पैराइटल लेयर बनाएंगे, पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा, पेरिकार्डियम और द पेरिटोनियम। तो यहां पर आप शेड कर रहे हैं अब एक और मेसोडर्म को, और वो मेसोडर्म ऊपर की तरफ को हम देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर में। तो यह लैटरल प्लेट मेसोडर्म पैराइटल लेयर, जो पैराइटल लेयर्स ऑफ प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम बनाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ जब हम कोई और कलर ले लेते हैं, जैसे हमने ये वाला कलर ले लिया, और नीचे की तरफ ये हम जो दिखा रहे हैं वो है लैटरल प्लेट मेसोडर्म लेकिन विस्ट्रल लेयर। सो लैटरल प्लेट मेसोडर्म जो विस्ट्रल लेयर हमने यहाँ दिखाया है, ये बनाएंगे विस्ट्रल पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम। अब यही चीज जो है हम अपने एक स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाना चाहेंगे ताकि और डिटेल इकट्ठे कर पाए। हमने भी यहाँ पर एक ट्रांसफर सेक्शन ले रखा है और हमने तीन कैविटीज दिखा रखी हैं। अगर आप ऊपर की तरफ की कैविटी को देखेंगे तो उसका नाम है एमनियोटिक कैविटी, जो ये रही, ये ऊपर की तरफ है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ तो वो वेंट्रल है और योक सैक कैविटी, और एक तीसरी कैविटी यहाँ पर दिख रही है जो कि हमने दिखाई है, इसको हम कहते हैं सीलेमिक कैविटी। सीलेमिक कैविटी मैंने कहा तीन कैविटीज आगे बनाएगी, जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी। इसमें अगर आपका पैराइटल लेयर होगा तो वो डॉर्सल सोमैटिक से आएगा, और अगर विस्ट्रल लेयर होगा तो वो आपका आएगा वेंट्रल विस्ट्रल से। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि डॉर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म क्या बना रहा है, वो पैराइटल लेयर्स, और वेंट्रल विस्ट्रल लैटरल प्लेट मेसोडर्म क्या बना रहा है, वो विस्ट्रल कंपोनेंट ऑफ द प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम। मगर उससे पहले ये जो बीच में एक्सियल मेसोडर्म था, उसने क्या किया, एक्सियल मेसोडर्म जो है वो नोटोकॉर्ड है और वो स्टिमुलेट कर रहा था ओवरलाइंग एक्टोडर्म को, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद नोटोकॉर्ड जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है और छोड़ जाता है पीछे न्यूक्लियस पल्पोज ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क। अब इसके साइड में जैसे हमने कहा था पैरा एक्सियल मेसोडर्म होता है, तो ये रहा पैराक्सियल मेसोडर्म, और पैराक्सियल मेसोडर्म से बनता है सोमाइट, और सोमाइट के होते हैं तीन पार्ट। इसमें जो मीडली है वो स्क्लेरोटोम है जो बोन बनाएगा, जैसे कि वर्टिब्रा और रिब्स यहाँ बनते हैं। और सोमाइट का जो मिडिल पार्ट है मायोटोम, वो स्केलेटल मसल बनाता है हमारी बॉडी की। और इसका जो सोमाइट का लैटरल पार्ट है डर्माटोम, तो वो स्किन और डर्मिस को बनाता है। अब वो स्किन, डर्मिस हो, स्केलेटल मसल हो, या कि जो वर्टिब्रा रिब हो, जो सोमाइट से आए थे, इसके तीन हिस्से हुए थे, वो पैराक्सियल मेसोडर्म है। और वन में एक्सियल मेसोडर्म ना कि लेफ्ट में होगा बल्कि राइट में भी होगा। इसने बोन्स, मसल्स और स्किन, डर्मिस बना दिया। तो ये क्या है, ऑरेंज कलर, वो है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, चाहे राइट में हो लेफ्ट में, और ये बनाता है मेजर पोर्शन ऑफ जेनिटल यूरिनरी सिस्टम, जैसे कि किडनी हो, टेस्टिस हो या ओवरी हो, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म से आते हैं। अब लैटरली हमारे पास एक सीलेमिक कैविटी थी और यहाँ पे था लैटरल प्लेट मेसोडर्म, और ये जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म था इसके दो हिस्से बन जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं डॉर्सल की तरफ तो आप उसे कहेंगे डॉर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म, जो कि ना केवल पैराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम बनाएगा, बल्कि वो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब बोन भी बनाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन भी बनाता है। तो अगर आप बात करते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब स्केलेटन की, तो डॉर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म से आता है। और अगर आप बात करते हैं वर्टिब्रा रिब्स की, तो वर्टिब्रा रिब्स जो हैं वो यहाँ पर मिडल पार्ट जो था सोमाइट का, जिसको स्क्लेरोटोम बोल रहे थे, उससे आता है। अगर आप बात करते हैं ये एंटेरोलैटरल स्कल बोन की, तो ये आते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक लैटरल प्लेट मेसोडर्म में वेंट्रल विस्ट्रल भी है, और वेंट्रल विस्ट्रल लैटरल प्लेट मेसोडर्म
ना केवल बनाया है विस्सल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम प्लूरा पेरिटोनियम, बल्कि वो विस्सल मसल्स भी बनाता है, जैसे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। तो कार्डियक मसल, स्मूथ मसल जो है विस्सल मसल्स हैं, वो विस्सल प्लेट ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म से आते हैं, और जिसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कवर करते हुए सीलमिक कैविटी को। इस तरह से हमने अब मेसोडर्म के सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं। आप देखें कि INICET नवंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से स्ट्रक्चर जो हैं एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव करते हैं एरोमार्क रीजन से। तो एरोमार्क रीजन कहाँ है? एरोमार्क रीजन ये रहा, और ये कुछ नहीं, ये है पैराक्सियल मेसोडर्म। अगर यहाँ पर नोटोकॉर्ड है और एक्सियल मेसोडर्म है, तो ऑब्वियसली ये पैराक्सियल मेसोडर्म है। और पैराक्सियल मेसोडर्म क्या बनाता है? सोमाइट। सोमाइट क्या बनाता है? तीन चीजें। वर्टिब्रल रिब्स अगर स्क्लेरोटोम है, अगर मायोटोम है तो स्केलेटल मसल, अगर डर्माटोम है तो स्किंडरमिश। इसी तरह से हमने अपना आंसर निकाल लिया कि रिब हो या वर्टिब्रा हो, ये आते हैं स्क्लेरोटोम से, और ये स्क्लेरोटोम होते हैं, ये बनते हैं सोमाइट में मीडियली, और सोमाइट में मीडियली बनते हैं तो क्या हुआ? सोमाइट कहाँ बनता है? वो है पैरा एक्सियल मेसोडर्म। अब आपने आंसर लगा दिया कि ठीक है रिब या वर्टिब्रा यहाँ, तो किडनी कहाँ से आएगी? किडनी वाला टिश्यू थोड़ा सा बाहर की तरफ है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट मेसोडर्म, जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा। तो फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहाँ से आएगा? डॉर्सल रूट गैंग्लियन तो यहाँ पर हमारे डॉर्सल और लैटरल सेल्स होते थे, डॉर्सल और लैटरल सेल होते थे न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो वो तो न्यूरल क्रेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि हमसे यहाँ इस सवाल में तो नहीं पूछा जा रहा। तो फिर पैराइटल प्लूरा कहाँ से आएगा? पैराइटल प्लूरा के लिए आपको और लैटरली जाना पड़ेगा। एक लैटरल प्लेट मेसोडर्म होता था। लैटरल प्लेट मेसोडर्म के दो हिस्से हो जाते थे कि एक होता था डॉर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म, और वही बनाता था पैराइटल लेयर्स। सो पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा पेरिकार्डियम या पेरिटोनियम हो, वो बनता है डॉर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म से। और अगर आप इसके वेंट्रल विसरल को देखें तो विसरल लेयर बनाएगा, विसरल मसल्स भी बनाएगा, जैसे कार्डियक स्मूथ मसल, और विसरल लेयर ऑफ प्लूरा पेरिकार्डियम पेरिटोनियम भी वहां बनेगा। अगर आपने पैराइटल प्लूरा कहा है तो डॉर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मेसोडर्म होना चाहिए, मगर यहाँ मार्क्ड एरिया तो पैराक्सियल मेसोडर्म था। पैराक्सियल मेसोडर्म मतलब सोमाइट, सोमाइट मतलब रिब और वर्टिब्रा। तो हम अपना आंसर सी ही रखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम एक डायग्राम देख रहे हैं अब एंडोडर्म के लिए, एंडोडर्मल डेरिवेटिव्स। एंडोडर्म जो है वो गट टिश्यू की लाइनिंग बनाता है, यानी कि गट ट्यूब का एपिथेलियम, और एपिथेलियम ग्लैंड्स बनाएगा, तो ग्लैंड्स भी एंडोडर्म से ही आएंगे। हमारे पास एक होगा फोरगट यहाँ पर, और उसके बाद होगा एक मिडगट यहाँ पर, और फिर उसके बाद होगा हाइंडगट। तो यहाँ पर जो जंक्शन होता है फोरगट और मिडगट का, वहाँ पर आप देखते हैं लीवर और पेनक्रियास डेवलप होते हैं। जहाँ पर लीवर और पेनक्रियास डेवलप होते हैं जो फोरगट से आते हैं और एंडोडर्मल होते हैं, इससे पहले जो भी है फायरिंग्स हो, इसोफेगस हो, या स्टमक हो, या प्रॉक्सिमल डोडिनम हो, ये फोरगट का टिश्यू है। इसको हम ग्रीन में कलर कर लेते हैं। तो हमने ग्रीन कलर दिखाया है जो कि फोरगट का है, और फोरगट में हम जैसे कह रहे हैं कि लीवर पेनक्रियास भी फोरगट से ही डेवलप होते हैं, और चाहे वो जंक्शन विद मिडगट हो। और मिडगट जो है हम आगे पिंक कलर में दिखाते हैं, ये मिडगट हो गया, और मिडगट जो है आगे एक जंक्शन होता है, उसके बाद ब्लू कलर में हम दिखा रहे हैं हाइंड गट। तो यहाँ हम मार्क भी कर लेते हैं कि ब्लू कलर में हाइंड गट है, और पिंक कलर में मिडगट है, और ग्रीन कलर में जो है वो फोरगट है। अब चाहे वो फोरगट हो, मिडगट हो, या हाइंड गट हो, इनका एपिथेलियम और ग्लैंड्स जो हैं वो आते हैं एंडोडर्म से। जो ये फेरिंग्स होता है फोरगट का, उसके लैटरल वॉल में होते हैं फेरिंजियल पाउचेस, और फेरिंजियल पाउचेस भी लाइन होते हैं एंडोडर्म से, और उस एंडोडर्म से आते हैं कुछ ग्लैंड, जैसे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड हो, या कि वो साथ में आने वाला थाइमस ग्लैंड हो, ये सारे के सारे एंडोडर्म से ही आ रहे हैं, फेरिंजियल पाउचेस से ही आ रहे हैं। लीवर और पेनक्रियास की हम बात कर चुके हैं, वो भी फोरगट के एंडोडर्म से ही आ रहा है। अब आप देखेंगे कि एक रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम भी निकल के आ रहा है, और रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम जो कि बाद में ट्रेकिया, ब्रोंकस और लंग बनाएगा, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे वो ट्रेकिया हो, चाहे वो ब्रोंकस हो, चाहे वो लंग्स हो, ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है, और ये भी एंडोडर्म से ही आती है, एक्चुअली फोरगट के एंटीरियर डाइवर्टिकुलम से। अब आगे की तरफ तो बनता है ट्रेकिया, और पीछे की तरफ बन रहा है इसोफेगस। दोनों के बीच में एक सेप्टम डेवलप होता है, उस सेप्टम को हम यहाँ डॉटेड लाइन में दिखा रहे हैं, और उस सेप्टम को अकॉर्डिंगली कहते हैं ट्रेक्यो इसोफेगल सेप्टम, जिसे हम अपने डायग्राम में भी दिखाएंगे। और ट्रेक्योसोफेगल सेप्टम जो है वो आगे ट्रेकिया और इसोफेगस को पीछे डिवाइड कर देता है। वैसे ही हाइंडगट में एक सेप्टम आता है जिसे कहते हैं यूरो रेक्टल सेप्टम, हम अपने डायग्राम में दिखाएंगे, डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पर। और इसको यूरो रेक्टल सेप्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीछे की तरफ होगा रेक्टम और आगे की तरफ होगा यूरो जेनाइटल साइनस, तो इसीलिए इसका नाम है यूरो रेक्टल सेप्टम। यूरोरेक्टल साइनस जो है वो तीन चीजें बनाता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और साथ में लोअर वजाइना।
जैसे हम अपने डायग्राम में दिखाएंगे, ये सारे के सारे एपिथेलियम या उनके ग्लैंड एंडोडर्म से ही आते हैं। ये जो यूरिनरी ब्लैडर के एपेक्स पे अटैच होता है एलेंटॉइस, ये हाइंडगट डाइवर्टिकुलम है, एंडोडर्मल डाइवर्टिकुलम है, और इसे ऑब्लिटरेट हो जाना चाहिए। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जाता है, ऑब्लिटरेट रहता है, लेकिन अगर नहीं होता तो यहाँ पर एक बनता है यूरेकल एनोमली और बेबी बॉर्न विद यूरिन एट दी अम्बिलिकस। उसे हम डिस्कस करेंगे एब्डोमेन के रीजन में। यहाँ पर मिडगट से एक डाइवर्टिकुलम आ रहा है, वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट, और ये भी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर चला जाता है। नॉर्मली वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, अगर ना हो तो मैकल एनोमली, और हो सकता है बेबी बॉर्न विद फीकल मैटर एट अम्बिलिकस, क्योंकि उसके पास था मैकल फिस्टुला। ये भी हम एब्डोमिनल एरिया में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ एक जस्ट ब्रीफिंग हम दे रहे हैं। तो चलिए ये डायग्राम जो है हम अपना बना लेते हैं। इसमें ये जो गट ट्यूब दिखाई जा रही है, इसमें हमने लिखा कि एपिथेलियम और ग्लैंड्स जो है वो एंडोडर्म से आएंगे, और गट ट्यूब में एक फोरगट है और एक यहाँ पे मिडगट है, और साथ में ये नीचे की तरफ ये हाइंडगट है। और फोरगट में हमने कहा कि लैटरल वॉल में होते हैं फेरेंजियल पाउचेस, फेरेंजियल पाउचेस से थाइमस पैराथाइड ग्लैंड डेवलप होते हैं, ये एंडोडर्म से ही डेवलप होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक सेप्टम की, जिसे हमने कहा था ट्रेकियोएसोफेगल सेप्टम, कहते हैं इसलिए क्योंकि फ्रंट में ट्रेकिया है और पीछे इसोफेगस है। यहाँ पर ना केवल ट्रेकिया है जो आप देख रहे हैं, बल्कि ब्रोंकस और लंग्स भी आते हैं, और ट्रेकियो ब्रोंकस लंग्स जो हैं ये भी एंडोडर्मल एपिथेलियम और ग्लैंड्स इनके पास होते हैं। ये फोरगट के एंटीरियर पार्ट में डेवलप होता है। अब कभी कभी इस सेप्टम में, जो ट्रेकियोएसोफेगल सेप्टम इसका नाम दिया जा रहा है, उसमें एक फिस्टुला हो सकता है, और अगर ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला है तो वहाँ मदर मिल्क पिला रही है बेबी को, और इसोफेगस से मिल्क पहुंच रहा है ट्रेकिया में, लंग में, और ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला हो गया है। अगर ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला है तो मिल्क से होता है एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस। अब लीवर और पेनक्रियास की अगर बात की जाए तो वो आते तो फोरगट से, फोरगट डेरिवेटिव हैं, लेकिन फोरगट के भी एंडोडर्म से, और जंक्शन लेकिन ये मिडगट के साथ होता है। तो फोरगट मिडगट जंक्शन जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेवलप होते हैं लीवर पेनक्रियास। अब हाइंडगट के डिस्टल पार्ट में आप आ जाओ तो एक होता है क्लोआका रीजन, और क्लोआका रीजन में एक सेप्टम आ जाता है, उस सेप्टम को कहते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम। उसको यूरोरेक्टल सेप्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे यूरोजेनल साइनस है, पीछे रेक्टम है, तो यूरोरेक्टल सेप्टम, और यूरोरेक्टल सेप्टम के टिप पे बन जाती है पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी एम्ब्रियोलॉजिकली बन गई होती है, लेकिन एडल्ट में भी आप देखेंगे तो पीछे की तरफ एनल कैनाल ओपन होता है जो रेक्टम का कंटिन्यूएशन है, और आई की तरफ वजाइना ओपन होता है अगर फीमेल है, जो आया है यूरोजेनिटल साइनस से। अब यूरोजेनिटल साइनस ने तीन चीजें दी हैं, चाहे वो लोअर वजाइना हो या यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर हो, ये सारे के सारे एंडोडर्म ऑफ द गट से आते हैं। यहाँ पर वो हाइंडगट है, तो हाइंडगट का एंडोडर्म ही बनाता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, लोअर वजाइना का एपिथेलियम, जो अपने आप आए हैं यूरोजेनिटल साइनस से, और जो हैं यूरोरेक्टल सेप्टम के आगे, और रेक्टम तो पीछे है ही, तो वो हाइंडगट का पोर्शन है ही। और यहाँ पर जो पेरिनियल बॉडी थी वो मेसोडर्म से है, और वो सेपरेशन करती है आई की तरफ वजाइना का और पीछे की तरफ एनल कैनाल का। यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि एक मिडगट का डाइवर्टिकुलम था जिसे वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट कहते हैं, और वो योग सैक से कम्युनिकेट करता है। इसे डीजनरेट हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो मैकल्स एनोमली बन सकती है, मैकल फिस्टुला बन सकता है, और फीकल मैटर आ जाएगा अम्बिलिकस के न्यूबॉर्न बेबी के। दूसरी तरफ एक हाइंडगट का भी डाइवर्टिकुलम था जिसे हम कहते हैं एलेंटॉइस। बाद में एलेंटॉइस का ल्यूमेन जो है ऑब्लिटरेट हो जाता है, बनता है यूरेकस, और यूरेकस के पास कोई ल्यूमेन नहीं होता। कभी कभी यूरेकस के पास अगर ल्यूमेन है, यूरेकल फिस्टुला बन गया, तो यूरिन एट अम्बिलिकस वो एक एनोमली है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कंटेंट होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो चीजें, मिडगट डाइवर्टिकुलम वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट, और हाइंडगट डाइवर्टिकुलम जो कि एलेंटॉइस। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अंदर ही डिजनरेट हो जाने चाहिए नॉर्मली। इनके बारे में और डिस्कस करेंगे जब हम एब्डोमेन की एम्ब्रियोलॉजी के डिस्कशन पर आएंगे। अब बात कर लेते हैं प्लासेंटा की, और प्लासेंटा जैसे आपको याद होगा हमने कहा था कि प्लासेंटा के फॉर्मेशन में जो है ट्रोफोब्लास्ट की जरूरत होती है। ट्रोफो जो है न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रोफोब्लास्ट दो तरह के हो गए थे जब वीक 1 से वीक 2 बन रहा था, कि एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट थे जिनके इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन एक सिंसिशो ट्रोफोब्लास्ट हो जाता है जिसके कि सेल मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाते हैं, एक मल्टीन्यूक्लिएटेड सिंसिशियम बन जाता है। वो एक विल्लाई भी बनाता है जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विल्लाई, और कोरियोनिक विल्लाई बाद में बनता है कोरियोनिक फंडोसम। तो कोरियोनिक फंडोसम जो है वो फीटल प्लासेंटा होता है। मैटरनल प्लासेंटा क्या है?
यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मैटरनल प्लेसेंटा की बात करते हैं तो वो डेसिडुआ बेसालिस है, जो कि फंक्शनल एंडोमेट्रियम है और वो कंट्रीब्यूट करता है मैटरनल प्लेसेंटा। अब हमने कहा कि मैटरनल प्लेसेंटा जो है वो तो हो गया डेसिडुआ बेसालिस, और जो फीटल प्लेसेंटा है वो तो हो गया कोरियोनिक फंडोसम। ये बेबी है, बेबी ने अपना प्लेसेंटा दे दिया है कोरियोनिक फंडोसम, और मदर ने दे दिया है डेसिडुआ बेसालिस। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैटरनल प्लेसेंटा है या फीटल प्लेसेंटा? इसमें आपको नोटिस करना है कि फीटल प्लेसेंटा अगर है तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन होता है उसमें, और वहां से रेडिएटिंग ब्लड वेसल होती हैं, और साथ में इनके ऊपर जो है एक एमनियन शाइनी मेम्ब्रेन लगी रहती है। तो ये तो हो गया फीटल प्लेसेंटा। अगर आप मैटरनल प्लेसेंटा की बात करेंगे तो मैटरनल प्लेसेंटा पे आप देखेंगे काफी सारे फिशर्स होते हैं, और 15 से 20 कॉटिलिडन आपको मिलेंगे। तो ये जो कॉटिलिडन आप कह रहे हैं 15 to 20 कॉटिलिडन, ये मदर के साइड में होते हैं, मैटरनल प्लेसेंटा यानी डेसिडुआ बेसालिस की तरफ होते हैं, और ये जो है थोड़ा सा डार्क होता है, रेडिश होता है, और रफ होता है, और थोड़ा सा डर्टी अपीयरेंस है, उतना शाइनी अपीयरेंस नहीं जितना फीटल है। तो मैटरनल प्लेसेंटा या डेसिडुआ बेसालिस को आप देख रहे हैं तो ये डार्क है, रेडिश है, डार्क रेड, और रफ है, डर्टी है। 15 से 20 कॉटिलिडन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं क्योंकि फिशर्स बीच में आ रखे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये मैटरनल प्लेसेंटा है। फीटल प्लेसेंटा में सीधा सीधा अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन मिलेगा, रेडिएटिंग ब्लड वेसल मिलेंगी, और शाइनी मिलेगा क्योंकि कवरिंग होती है एमनियन